देखो अब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट मिलाकर, क्योंकि लास्ट लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे एमसीक्यूज़ जो है ना वो सारे चैप्टर्स के मिलाकर हैं। उसमें ये सारे पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं कराची यूनिवर्सिटी के। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 12 दिसंबर को जो टेस्ट है इनमें से कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ से मौजूद हों तो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो जो टाइम है सिर्फ आंसर्स नहीं देख रहे हैं बल्कि समझना भी है, क्योंकि अभी आई थिंक जो टाइम है आपके पास 6:15 बज रहे हैं और लगभग तरफ समझो कि 2 घंटा हमारे पास है, तो अच्छा खासा वक्त है इसको डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट अच्छा इसमें कुछ ऑप्शंस लगे हुए भी हैं, इधर वो करेक्ट हो क्या नहीं हो, लेकिन हम उसको अपनी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़, तो ये करेक्ट सही है, हाइड्रोजन। अच्छा अगर ये सवाल होता कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, तो फिर हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन हो जाता। अच्छा अगर कहा जाता विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के लिहाज से अर्थ क्रस्ट है SiO2, सिलिकॉन नहीं, ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन फर्स्ट हो जाता, सिलिकॉन सेकंड हो जाएगा ना, चूँकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, सिलिकॉन का 1 एटम है, तो ऑक्सीजन की अबंडेंस हो गई सिलिका के अंदर भी। हाँ मीन्स अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में फर्स्ट नंबर पे आ गया हाइड्रोजन, सेकंड पे आ गया हीलियम, स्टार्स वगैरह में चुके होता है। अगर हम सिर्फ टोटल अर्थ की बात करें तो अर्थ में फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो आ गया ऑक्सीजन, जो नहीं हाइड्रोजन, चूँकि अर्थ में सबसे ज़्यादा वाटर है, पानी है, और सेकंड नंबर पे आ गया ऑक्सीजन। अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, सतह ज़मीन की, अर्थ क्रस्ट में पानी नहीं, अब सिर्फ लैंड है, तो उसमें सिलिका सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया ऑक्सीजन और सेकंड नंबर पे आ गया सिलिकॉन। अगर बात की जाए एटमॉस्फेयर की, आबो हवा की, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया नाइट्रोजन और सेकंड पे आ गया ऑक्सीजन। अगर बात की जाए आपके पास मेटल की, ठीक है, अगर बात की जाए आपके पास मेटल की, अर्थ क्रस्ट में मेटल कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? नॉट आयरन, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा आयरन। तो ये मैंने सारी अबंडेंस बता दी, यूनिवर्स, अर्थ क्रस्ट, मेटल के लिहाज से और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा किया। तो कोई भी आपसे ज़रूरी नहीं कि आपसे हमेशा यूनिवर्स का पूछें, आपसे अर्थ क्रस्ट में पूछेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा मेटल में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है और आयरन उससे कम है, बट एल्यूमिनियम महंगा है आयरन से, बिकॉज एल्यूमिनियम को रिफाइन करने का प्रोसेस ज़्यादा कॉस्टली है बनिस्बत आयरन के, क्योंकि एल्यूमिनियम को रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग महंगी हो जाती है, जबकि आयरन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू ही रिफाइन हो जाता है, ठीक है। इस वजह से लोहा सस्ता पड़ता है आपको एल्यूमिनियम के मुकाबले में। एबंडेंस लेकिन ज़्यादा एल्यूमिनियम की है, बट एल्यूमिनियम आपको पता है डायरेक्टली नहीं निकलेगा ज़मीन के अंदर से, और की सूरत में निकलेगा, उस और को रिफाइन करने का प्रोसेस कॉस्टली पड़ जाता है। सर पहला एमसीक्यू समझ में आ गया, तो उससे रिलेटेड बाकी एमसीक्यूज़ में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है, बच्चे पूछ रहे सर ये पास पेपर करने से हो जाएगा, निकल जाएगा, मैं बोलता हूँ पास पेपर ठीक है करो, बट इसके कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सवाल चेंज आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि आप 100% यहीं से आएंगे। द सब्सटेंसेज विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल, कैटलिस्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा कैटलिस्ट। अब आप इसको देखेंगे एक भी आपको एमसीक्यू जो है ना न्यूमेरिकल्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो बी आंसर कैटलिस्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएच इज द एब्रीविएशन ऑफ, पीएच की एब्रीविएशन क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, वेल डन। अच्छा पीएच का जो फिनोमिना है वो किस साइंटिस्ट ने पेश किया था? पीएच का फिनोमिना किसी को पता है साइंटिस्ट का नाम? नो, नोबडी नोज। सोरेनसन, सोरेनसन was the scientist who gave the concept of pH and pOH. The best soil pH value for most crops and plants is what? ये चैप्टर 11 जो अभी हमने पढ़ना था बट नहीं पढ़ा, बट देख लो चैप्टर 11 के अंदर हमारे पास सेकेंडरी में एक टॉपिक होता है फर्टिलाइज़र का। उसके हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो दो तरह की ज़मीन होती है, लैंड जो होती है ना, ज़मीन दो तरह की है, एक हमारे पास लैंड कहलाती है फर्टाइल और एक हमारे पास कहलाती है स्टेराइल। फर्टाइल लैंड जिस पर जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और स्टेराइल मतलब जो बंजर है, इस पर घास फूस नहीं उगते, जिस पर फसल नहीं उग सकती।
अब फर्टाइल लैंड को क्या होना पड़ता है? स्लाइटली बेसिक। जो स्लाइटली बेसिक होगा वो फर्टाइल होगा। और स्टेराइल लैंड कौन सी होती है? जो एसिडिक हो, जिसका पीएच मतलब जिसका पीएच लेस देन 7 हो, और स्लाइटली बेसिक जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा जो है क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए अच्छा होगा? डी ऑप्शन। ये गलत लगा वैसे ही। तो ये सारे एसिडिक हैं। एसिडिक सॉइल कभी भी फर्टाइल नहीं होता, वो हमेशा स्टेराइल होता है। बेसिक जो होता है ना, वो सैंड, वो हमारा क्या होता है? वो फर्टाइल होता है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सॉइल की बेसिसिटी इंक्रीज कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो घास फूस उग सके। सही समझ में आ गई? ये चैप्टर 11 से था। अच्छा, एक और एमसीक्यूज वहाँ पर है कि डैश इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कल बताया था, ये अभी पढ़ाना था बट नहीं पढ़ा सका, देख लो। लेकिन कल बताया था ना बायो कैटलिस्ट, द एंजाइम्स। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ए एंजाइम्स होता है, जिसके लास्ट में एज आता है। ठीक है, क्लियर है? ये तीनों एमसीक्यू सही है। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज व्हाट? एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये बिलो 1% इसके अंदर ये मौजूद है। आपको 2% याद रखनी है, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, डी ऑप्शन करेक्ट। आइसोटोप्स आर आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ व्हाट? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइसोटोप्स तो ये होता है ना सेम, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। और मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है? न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज होने की वजह से। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, जो 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज है, तो अलग अलग आइसोटोप हाइड्रोजन के बन गए। तो अच्छा, एक होता है हमारे पास आइसोबार। आइसोबार किससे कहते हैं? आइसोबार, आइसो मतलब होता है सेम, और बार मतलब होता है वेट। मतलब जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम हो, वो आइसोबार्स कहलाते हैं। जैसे आर्गॉन ले लो और आप कैल्शियम ले लो। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20 और मास नंबर दोनों का 40। तो आर्गॉन और कैल्शियम दोनों के मास नंबर सेम है बट दोनों के एटॉमिक नंबर्स अलग हैं। तो ये दोनों क्या हो गए साथ में? आइसोबार। आइसोटोप का ये अलग है। आइसोटोप में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, और से मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोबार। एक होता है आइसोटोन। आइसोटोन्स किसे कहते हैं? व्हाट आर आइसोटोन्स? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर दो एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो वो आपस में आइसोटोन्स हैं। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो आइसोटोन, और अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट है दो सब्सटेंस का तो आइसोबार, और सेम एटॉमिक नंबर है दो एलिमेंट्स के और मास नंबर डिफरेंट है तो फिर आइसोटोप्स। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये याद रखिएगा। क्लियर है? नीचे आप ठीक है होंगे दोनों एमसीक्यूज क्लियर है? आइसोटोन की एग्जाम्पल दे दो। आइसोटोन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया दो आइसोटोप्स को लेना पड़ेगा हमें न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम करने के लिए। जैसे हाँ लिख लेते हैं ड्यूट्रियम एंड हीलियम। ड्यूट्रियम और हीलियम दोनों आइसोटोन्स हैं। वाई? ड्यूट्रियम में भी नॉट ड्यूट्रियम सॉरी यस ट्रीटियम एंड हीलियम। ट्रीटियम में भी हमारे पास जो है वो 2 न्यूट्रॉन होते हैं और हीलियम में भी हमारे पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ट्रीटियम और हीलियम ये दोनों आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स से हमारा दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। और बहुत सारे आप पेयर्स ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोनों एमसीक्यूज? ठीक है, क्योंकि आखिरी बार आप इसको पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्ट पेपर में जाके लिखना है। नेक्स्ट है ओवर डैश ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल को जो है वो मेटल? याद रखिए पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेटल्स हैं। तो 75%, 75%, 75% ऑफ द एलिमेंट्स आप जानते हैं मेटल है। जो कि ट्रांजिशन मेटल को आप उठा ले तो ज़्यादातर सारे मेटल भरे में। एस ब्लॉक में भी सारे मेटल हैं, डी ब्लॉक में भी सारे मेटल हैं, एफ ब्लॉक में भी सारे मेटल हैं। जो कुछ नॉन मेटल्स आते हैं वो कहाँ आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। उसमें भी पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल नहीं है, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड। तो हमने पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल में। तो 75% इसके अंदर हमारे पास क्या है? मेटल्स है। नेक्स्ट, दो सब्सटेंसेस
विच गिव हाइड्रोक्सीलाइन। हाइड्रोक्सीलाइन किसे कहते हैं? OH माइनस आइन कौन सा सब्सटेंस देंगे? एसिड, बेस, सॉल्ट, अल्कली, बेसिस देते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का? यस, इस आवाज़ आई कहीं से, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है ये एसिड बेस का। अच्छा, अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है? अल्कली भी नहीं हो सकता था इसका आंसर डी। देखो, अल्कली और बेस में सिर्फ डिफरेंस है, सारे बेसिस अल्कली हैं लेकिन सारे अल्कली बेसिस नहीं है। अल्कलीज आर ओनली वाटर सॉल्युबल बेस। हर वो बेस जो पानी में हल हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं अल्कली। अब जाहिर सी बात है, पानी में नहीं हल होने वाले भी जो है वो भी OH आइन को देते हैं पानी के अंदर, तो ज़रूरी नहीं कि पानी में हल हो जाए। तो अल्कली जब हम कह देंगे ना, है तो ये भी बेस, लेकिन बड़ा स्पेसिफिक कर दोगे आप तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको बेस कहना, बेस में सारे अल्कली आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर इतने सारे बेसिस हैं ना, तो ये अल्कली है और ये सारे बेसिस हैं, मतलब बेसिस के अंदर अल्कली आते हैं कुछ। तो बाकी ये सब तो आप छोड़ दोगे ना अगर आप डी ऑप्शन लगा दोगे तो। और बेस की प्रॉपर्टी क्या है, क्या देंगे वो? OH माइनस देंगे। अल्कली की प्रॉपर्टी भी यही है, बट सिर्फ अल्कली की नहीं है। अल्कली सिर्फ वाटर सॉल्युबल बेस है। बस समझ आ रही है क्या बता रहा हूँ? अल्कली, सारे बेसिस अल्कली होते हैं लेकिन सारे अल्कली बेस नहीं होते। सारे बेस अल्कली है लेकिन सारे अल्कली बेस नहीं हो सकते। सब सेट बना हुआ है ना, बस समझ आ रही है? ठीक है, तो ये डी ऑप्शन नहीं हो सकता था यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे डी और बी में, बड़े बड़े बच्चे जो है ना, इंटेलिजेंट बच्चे घबरा जाएंगे। अल्कली को भी लोग बेस कहते हैं, बट अल्कली सिर्फ वाटर सॉल्युबल बेस होता है। बस समझ आ गई? अरबिक नेम कह सकते हैं। तो मसला दोनों समझ में आ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट, दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के लिहाज से एसिड है ये, बस इसका और कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। KHSO4 क्या है? बेस, एसिड, न्यूट्रल, सॉल्ट। वैसे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे लिहाज से करेक्ट हो रहे हैं। सॉल्ट तो ये है KHSO4, सॉल्ट तो ये है पोटेशियम बाइसल्फेट। मेटल आ गया तो मतलब मेटल जब भी आ जाएगा तो सॉल्ट तो ये हो जाएगा। तो सॉल्ट होने के साथ इसका जो है ना वो एसिडिक नेचर भी है। तो अगर हम चूज़ द बेस्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर मेरे लिहाज से शायद बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि या एसिड, बल्कि एसिड तो है नहीं है, मतलब अगर ये कहता ना एसिडिक नेचर, ये है तो ये सॉल्ट, इट इज़ अ सॉल्ट। ये सॉल्ट तो है, बट ये सॉल्ट कैसा है? क्योंकि वो सॉल्ट जिसके अंदर H आ जाता है उसको हम लोग कौन सा सॉल्ट बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। तो अब क्या आंसर इसके लिए? डी ही करेक्ट है, क्योंकि ये एसिड लिख दिया है। एसिड नहीं है ये, एसिडिक सॉल्ट है ये एक ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आई हुई है। हम पढ़ा ना, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये एसिड, तो ये डी ऑप्शन मेरे लिहाज से शायद करेक्ट हो जाएगा। एसिड नहीं, हाँ एसिडिक सॉल्ट होता तो फिर वो करेक्ट हो जाता, ज़्यादा अच्छा हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, न्यूट्रल सॉल्यूशन इज pH वैल्यू, वेरी सिंपल, C7। न्यूट्रल की pH 7 होती है। तीनों समझ में आ गए? एसिड है, बेसिक है, क्या है? इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो बड़ा सिंपल है। सॉल्ट जो है वो या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। जिस सॉल्ट के फॉर्मूले में H आ जाए वो एसिडिक है, जिसके फॉर्मूले में OH आ जाए वो बेसिक है, और जिसके फॉर्मूले में ना H आए ना OH आए वो न्यूट्रल है। जैसे MgCl2 न्यूट्रल सॉल्ट है। MgOHCl, अब ये कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। और NaHCO3 ये कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट। तो डायरेक्ट किस तरह बता सकते हैं? जिसमें H आ जाए एसिडिक है, OH है तो बेसिक है, दोनों ना है तो न्यूट्रल है। सॉल्ट जितने भी हैं, जैसे सॉल्ट सारे आयनिक कंपाउंड हैं, और आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड हैं। और क्यों सॉलिड है? बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, दैट्स इट। तो कभी भी कोई लिक्विड में सॉल्ट, लिक्विड बनाया जा सकता है सॉल्ट को, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है तीनों? नेक्स्ट, ये काफ़ी सारे आ गए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, अकॉर्डिंग टू ये असल में पूरा नाम इसका लोरी ब्रॉन्स्टेड। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड आर व्हाट?
लोरे ब्रॉन्स्टेड प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट देते हैं, प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन देने वाले। NH3 इज अ व्हाट? एसिड बेस सॉल्ट न्यूट्रल। क्यों बेस है? रीजन व्हाई इट इज अ बेस? लेविस बेस है। क्यों लेविस बेस है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि ये लेविस बेस है। लेविस बेस क्यों? क्या बताया? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है किसी को, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लेविस के मुताबिक सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो अमोनिया आर्हीनियस के लिहाज से तो बेस नहीं है। आर्हीनियस बोलते हैं जब तक फॉर्मूले में OH नहीं आएगा बेस नहीं होगा। तो आर्हीनियस पुराने ज़माने का बंदा है, वो NaOH और KOH को बेस मानता है। लेकिन लेविस जो जदीद दौर का बंदा है उसने बोला नहीं भाई, कोई OH की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो तो वो भी क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। जैसा अमोनिया इस वजह से बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होगा? एसिड होगा, भले उसके अंदर H ना हो। देखो BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, अगर हम यहाँ लिखते हैं BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा? इस तरह बनेगा। बोरॉन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आए, अब क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर सकता है ये, तो क्या इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर हो गया? तो BF3 क्या ये एसिड हुआ? लेविस एसिड। H तो है नहीं इसमें, बट दिस इज लेविस एसिड। वाई? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया H और OH वाला, अब नया कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सही है। सॉल्ट्स आर व्हाट? एसिड बेस अल्कली न्यूट्रल। वैसे सॉल्ट तो डिपेंड करता है, बिल्कुल ये इजाफा का सही सवाल है कि ये एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। बट अब बेस्ट आंसर की तरफ जाए तो नॉर्मली सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, तो नॉर्मली सॉल्ट न्यूट्रल ही होते हैं। वैसे रेयर केस में एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं, जो भी मैंने बताया। बेस्ट आंसर की बात करें, कोई आंसर तो लगाना है ना, तो डी लगाना है, वरना सही कह रहा हूँ एसिडिक और बेसिक भी हो सकता है। लेकिन फिर भाई ये सॉल्ट एसिड और बेस तो नहीं होता ना। हाँ, अगर एसिडिक नेचर बेसिक नेचर लिखा होता तो फिर कर सकते थे। मतलब सॉल्ट खुद एसिड या बेस नहीं होता, वो एसिडिक नेचर बेसिक नेचर रखता है, ठीक है। और हाँ, न्यूट्रल तो वो होता ही है 100%। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट? एयर, सन, रॉक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तो ऑर्गेनिक क्या है? तो ऑर्गेनिक का बॉडी ऑर्गेनिज्म से आया है, चैप्टर 6 में पढ़ाया था आपको। डैश आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्केन, शुगर, सॉल्ट। टिक लगा हुआ है तो क्यों अल्केन वाई इनसॉल्युबल इन वाटर? यस, ये जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो आप देख रहे हो शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, स्टार्च वाटर सॉल्युबल होता है? यस, व्हाट? स्टार्च वाटर सॉल्युबल होता है? स्टार्च बताओ, बायोलॉजी वाले बताएंगे। स्टार्च जैसे आटा पानी वाले जो हल हो जाएगा, हल नहीं होगा, तो अनसॉल्युबल तो है। स्टार्च भी है, अल्केन्स भी है नॉन पोर होने की वजह से। बेस्ट आंसर पे यहाँ कैसे हैं? अल्केन्स पे इनसॉल्युबल इन वाटर है, स्टार्च भी। स्टार्च में ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज तो हो जाता है, स्टार्च कुछ हद तक हो जाता है। अल्केन बिल्कुल भी नहीं होता ना, टोटली नॉन पोलर, तो अल्केन बेस्ट आंसर लग जाएगा। तो पहले से भी यही लगा हुआ था अल्केन। पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कॉल्ड, अभी तो बताया, कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड होते हैं, जैसे हम ग्लूकोज की बात कर लें, पॉलीहाइड्रोक्सिल क्या है, चलो मैं बनाकर दिखा देता हूँ। अब ग्लूकोज होता है हमारे पास C6H12O6। तेजी में बता रहा हूँ, कोई भी मसला है नहीं समझ में आए, घर जाना, रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा, उस पर देख लेना, स्लो करके 0.5x स्पीड करके देख लेना, ठीक है। तो लेकिन अभी भी कोशिश करो समझने की, घर जाकर दोबारा रिवाइज ना करना पड़े लेक्चर्स। C6H12O6 टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन आ गए। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये एल्डिहाइड आ गया ऊपर यहाँ पर आपके पास। इसी वजह से हम ग्लूकोज को एल्डोज शुगर कहते हैं, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप आपको ऊपर दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं OH लगा देते हैं सारी तरफ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और जहाँ कुछ नहीं लगा हुआ वहाँ पर क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्या ये C6H12O6 हो गया? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे इसके अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इस फार्मूले को हम लोग नाम देते हैं फिशर
प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। चूँकि नॉर्मल फार्मूले की जो नॉर्मल जो चेन बनती है लेफ्ट से राइट, बट यहाँ चेन टॉप से बॉटम बन रही है। तो ये फिशर एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एल्डिहाइड दिख रहा है आपको, और आपको पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मिल रहे हैं बहुत सारे। तो अगर कोई पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड है जिसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद हो तो फिर ये क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ये जो हम लोग लिखते हैं ना CH12 वो सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं, स्ट्रक्चर इसका ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे MCQ उसको देखते हैं आगे। Wheat, rice and honey are the sources of what? Lipid, protein, vitamin, carbohydrate. चावल, शहद, ठीक है, ये सब किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, बिल्कुल। वीट में क्या होगा? प्लांट स्टार्च होगा। राइस में भी प्लांट स्टार्च होता है, स्टार्च होता है ना, प्लांट स्टार्च। जो चावल को जब हम भिगोते हैं तो उसमें से स्टार्च ही तो निकलता है। क्लफ वगैरह भी कपड़े में जैसे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखा है ना, वो चावल को भिगोने के बाद जो आता है स्टार्च होता है उसका वो। तो स्टार्च वीट में भी और राइस में भी एनिमल स्टार्च है। हनी के अंदर स्टार्च नहीं है। हनी में क्या होता है? हनी के अंदर हमारे पास होता है ग्लूकोज। हनी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनती है शहद। तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सारे MCQs? नेक्स्ट, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो ये भी पढ़ा नहीं था हमने, अब आ गया तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स के, यस बिल्कुल, प्रोटीन्स। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहलाते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या, पहले ये समझ लो। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जो जिसमें एक अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप लगा हो। इस तरह से कार्बन एक तरफ, अब एक कार्बन हो गया, एक तरफ NH2 लगा हो, एक तरफ COOH ग्रुप लगा हो, और एक तरफ H हो, एक तरफ R हो, रेडिकल। दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर जो COOH है कौन सा ग्रुप हो गया? उसका एसिडिक ग्रुप हो गया, और ये बेसिक ग्रुप है। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन, अमोनिया आपको पता है बेसिक होता है, लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये, और ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? उसको डोनेट करके यहाँ पर उसको भेज देते हैं। मतलब ये बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल को जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो उस पर ऑटोमेटिकली चार्ज जनरेट हो जाता है, इस पर माइनस, उस पर प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है। तो एक ही मॉलिक्यूल पे माइनस प्लस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इसको खास आइन भी कह देते हैं। इसका आइन क्या, कौन सा आइन कहलाता है? ये ज़्यूटाराइन इफेक्ट, यही कहलाता है ज़्यूटाराइन। अमाइनो एसिड्स के अंदर होता है। ज़्यूटाराइन क्या होगा? डाईपोलर बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइन। ज़्यूटाराइन क्या है? डाईपोलर, दो पोल बने हुए हैं, बट लेकिन ओवरऑल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसको हम लोग कहते हैं दिस आइन इज कॉल्ड ज़्यूटाराइन। तो ज़्यूटाराइन अमाइनो एसिड में ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब अमाइनो एसिड में एसिडिक अमाइनो एसिड भी हो सकता है, बेसिक अमाइनो एसिड भी हो सकता है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी हो सकता है। फ़र्क है कि अगर एसिडिक रेडिकल ज़्यादा है, अगर किसी अमाइनो एसिड में एसिडिक रेडिकल ज़्यादा है बेसिक से, तो फिर वो कैसा है? एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो मतलब बेसिक ग्रुप ज़्यादा है, तो बेसिक अमाइनो एसिड। अगर दोनों बराबर लगे हुए तो फिर न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो 3 पेपर में भी आया था, एस्पार्टिक एसिड इज डैश अमाइनो एसिड, तो एसिडिक अमाइनो एसिड था। सेकेंड ईयर का इस साल जो पेपर हुआ है बोर्ड। तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल 3 तरह के अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड्स बच्चों बहुत सारे जुड़ते हैं, और जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, कौन सी पोलीमराइजेशन होती है? एडिशन की कंडेंसेशन। अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स बहुत सारे जब जुड़ेंगे तो अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से क्या बनेगा? प्रोटीन्स बन जाएंगे। प्रोटीन असल में फिर क्या हो गया हमारे पास? पॉलीमर हो गया। और अमाइनो एसिड क्या हो गए? मोनोमर हो गए। n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को जोड़ना है। कौन सी पोलीमराइजेशन है? एडिशन की कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वाटर रिमूवल होती है। स्ट्रक्चर नहीं बनाना है पूरा, कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए वाटर रिमूव होता है। और ये कौन सी पोलीमराइजेशन है? कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन, जिसके नतीजे में हमारे पास प्रोटीन बनता है। अच्छा, एक लिंकेज भी बनती है इसके अंदर ख़ास किस्म की अमाइनो एसिड से, यस, पेप्टाइड लिंकेज। ये भी याद रखना है, पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू क्या होता है? अमाइनो एसिड साथ में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड।
इसलिए प्रोटीन्स को कभी कभार पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। वैसे ये सिंपल था कि अमीनो एसिड की पॉलीमर क्या है? प्रोटीन। और कौन सी पॉलीमराइजेशन से बनेगा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। ठीक है, और इसमें कौन सा लिंकेज होगा हमारे पास? पेप्टाइड लिंकेज होगा। ठीक है, और अमीनो एसिड क्या होता है? जिसमें एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल लगाओ, मतलब एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों होता है, वो अमीनो एसिड है। COOH और NH2 ग्रुप एक साथ अगर आ जाए, इसमें 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये बता दिया। और ज़्यूटाराइन क्या होता है कि पोल्स दो जनरेट हो, बट ओवरऑल जो मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसको कौन सा आइन कहते हैं? ज़्यूटाराइन कहता है, जो अमीनो एसिड में ऑब्जर्व होता है। 10 MCQs बता दिए मैंने आपको इस एक के चक्कर में। सही है, बता वो हो गया अमीनो एसिड जो छोड़ा था अभी मैंने, मिटाया था बोर्ड पे, वो हो गया। ठीक है, एक ज़्यादा और एक, हाँ ज़्यूटाराइन तब भी होगा, ज़्यूटाराइन तब भी होगा। ठीक है, एसिडिक बेसिक में भी होगा। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? ये तो यस 3 टाइप्स, ये बायोलॉजी वाले सिर्फ जानेंगे 3 टाइप्स। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना हमारे पास, जैसे DNA, नहीं सॉरी, DNA 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हैं, एक DNA और एक RNA। राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब DNA फिर फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? ADNA, BDNA और एक ZDNA। तो अब वो अलग अलग बायोलॉजी वाले से उसको अलग तरह से बोलते होंगे, केमिस्ट्री में हम उसको A, B और Z कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के, DNA RNA, और DNA फिर 3 तरह के, A, B और Z DNAs कहते हैं। ठीक है, अब आप बायोलॉजी वाले तो उसको अलग अंदाज से देखते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग सी चीज़ है। ठीक है, केमिस्ट्री के लास्ट आपको 3 याद रखना है, DNA। अच्छा, नेक्स्ट नीचे यहाँ पर आते हैं, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मेजर कंपोनेंट क्या है? ट्रोपोस्फेयर मतलब जो आबो हवा है, सबसे ज़्यादा आर्गन है ट्रोपोस्फेयर में, नाइट्रोजन है भाई, एटमॉस्फेयर है ये जो। अभी आगे बताऊंगा, ट्रोपोस्फेयर की पिक्चर आएगी तो दिखाऊंगा उसको। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर को ही कहते हैं। ठीक है, विटामिन डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड होता है? विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, विटामिन A को और क्या कहते हैं? विटामिन A को और हम कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है, तो विटामिन A का नाम याद रखें रेटिनॉल, और विटामिन C का नाम याद रख लें एस्कॉर्बिक एसिड। 2 विटामिन का नाम पूछा जाता है MCQs में। और विटामिन D जो है वो आपकी स्किन सिंथेसाइज करती है, स्किन बनाती है ये UV रेस की छुआओं से, हड्डियों को कमज़ोर मतलब मजबूत करता है ये। अच्छा, फैट्स एंड ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फैट्स और ऑयल क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स होते हैं, तो लिपिड्स जो है वो भी चैप्टर 10 का ही टॉपिक है। तो लिपिड्स असल में क्या होता है? फैट्स और ऑयल्स। नेचुरली अगर एक फैट और ऑयल होता है वो लिपिड्स कहलाते हैं। अच्छा, फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है? फैट और ऑयल दोनों लिपिड है, चर्बी हो कि तेल हो दोनों लिपिड है, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है? फैट जो होता है, फैट है तो क्या है भाई? वो सेट है, फैट है तो सेट है, सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड है, मतलब इस तरह से। तो फैट हमेशा सेट होगा, और ऑयल कैसा होगा? अनसेट होगा, अनसैचुरेट होगा। इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे फैट में, और अनसैचुरेट में डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये दोनों लिपिड्स कहलाते हैं, फैट्स भी और ऑयल्स भी। क्लियर है? सारे हो गए? ठीक है, तो जो जो बातें थी इसमें मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। आगे बढ़े। क्या विटामिन्स के बारे में? चैप्टर 10 क्या कह रहे हो तुम? चलो विटामिन्स के बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बता दे रहा हूँ। तो देखो, विटामिन्स का पहले बता देता हूँ। विटामिन्स, अब विटामिन्स जो आपके पास हैं ये फुल वाइटल और अमाइन से निकला है। वाइटल और अमाइन से निकला है, इसका फुल हम कह सकते हैं वाइटल अमाइनो एसिड्स। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स थे या है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इनको विटामिन्स कहा जाता है। अब विटामिन्स 2 तरह के हैं हमारे पास। कुछ हमारे पास कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल, और कुछ कौन से हैं? फैट सॉल्युबल। यस, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल याद रखना है कि हम B एंड C, विटामिन B और C है, वाटर सॉल्युबल है, और फैट सॉल्युबल KADE, ये फैट सॉल्युबल है।
KAD के तौर पर याद रखो इसको। तो विटामिन KD ये फैट सॉल्युबल है, और विटामिन B और C ये वाटर सॉल्युबल है, ये पानी में हल हो जाता है। इसमें सब नेम्स मैंने आपको बता दिए। विटामिन A का नाम आप याद कर लो, दैट इज़ रेटिनॉल, और विटामिन C का नाम याद रख लो, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन B बहुत सारे होते हैं, इसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें से विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 जो बॉडी के नशोनुमा के लिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B6, बहुत सारे विटामिन B हैं, उनमें से एक विटामिन B6 है जो राइबोफ्लेविन कहलाता है। बस विटामिन के बारे में इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो है वो कुछ मतलब इनकी कमी से भी चीज़ें हो रही होती हैं डिफरेंट तरह की ना। जैसे विटामिन D है, अगर विटामिन D की कमी हो जाए तो बोन वीकनेस हो जाती है, हड्डियों में कमज़ोरी हो जाती है, बोन की वीकनेस हो जाती है। और विटामिन A जो है वो आई साइट की कमी हो जाती है। विटामिन A अगर बॉडी में नहीं होगी, कैरेट्स वगैरह में होता है, ये गाजर वगैरह में, तो उसके नहीं कम अगर इनटेक किया जाए तो आई साइट वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी कमी से होता है। विटामिन D और विटामिन A आप याद रखें। तो विटामिन के बारे में बस इतनी चीज़ें यस, ठीक है शोएब, ठीक है, इतना याद रखना है। बाकी आप लिपिड्स के बारे में कह रहे हैं, तो देखो लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास? लिपिड्स हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर एक्चुअली ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं, मतलब एस्टर्स होते हैं। लिपिड्स हमारे पास एस्टर ही होते हैं ग्लिसरॉल के। लिपिड्स एक्चुअली हमारे पास एस्टर होते हैं, एस्टर होते हैं ना, RCOOR, ये हमारे पास लिपिड्स होते हैं। तो फैट्स के अंदर भी यही ग्रुप होता है और ऑयल के अंदर भी यही ग्रुप होता है, RCOOR। बट सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो ये रेडिकल है ना, लॉन्ग चेन, फैट के अंदर क्या होती है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, और यही लॉन्ग चेन ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। ये जिस तरह से RCOOR, तो ये एस्टर है, यही फॉर्मूला लिपिड का भी है। अब यहाँ पे जो लॉन्ग चेन कार्बन चलती है ना, अब ये लॉन्ग चेन कार्बन चल रही है, अब ये सैचुरेटेड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अब ये क्या है इस वक्त? फैट है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी, अभी ऑयल है, अनसैचुरेट हो गया। तो फैट्स हो चाहे ऑयल है, दोनों हैं लिपिड्स, एस्टर्स। और एस्टर RCOOR इसके बारे में चैप्टर 6 में भी बताया था। क्लियर है भाई? बस फैट ऑयल के बारे में ये बात याद रखें। व्हाट लास्ट से मराद ये वाली बात, ये वाला MC, अच्छा ये दोबारा बता दूँ? नहीं, दोबारा बताया तो ट्रोपोस्फेयर का वैसा हो गया है, इसके लिए आगे एक डायग्राम आएगी, उसमें दिखेगा आपको। देखो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल आप समझते हैं भी आबो हवा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है, ये डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ट्रोपोस्फेयर, ये जीके में भी काम आएगा आपके जनरल नॉलेज में। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये पूरा मिलाकर एटमॉस्फेयर है। अब इनमें सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर है। इसमें जहाज़ वगैरह उड़ते हैं ट्रोपोस्फेयर में, और ट्रोपोस्फेयर में ही बादलें वगैरह होती हैं बारिश की। ऊपर आते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में मतलब लाइक जो बलून, वेदर बलून्स होते हैं ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर तक जाते हैं। मेसोस्फेयर ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर एस्ट्रॉइड्स चलते हैं। एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, ज़मीन पे आते हैं, मीटियोर बनते हैं, शहाब साकिब, फिर वो जलना शुरू कर, टूटता तारा जिसको कहते हैं। तो टूटता तारा जब ज़मीन से देखते हैं ना, तो असल में मेसोस्फेयर में आकर वो जल रहा होता है। मेसोस्फेयर से ऊपर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आपको ये दिखता है ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, तो बताया था ना कि जो प्लाज्मा जो सन से इजेक्ट होकर नॉर्थ पोल साउथ पोल से जाती हैं, तो वो आसमान के ऊपर डेंसिंग लाइट, पोलर लाइट्स क्रिएट करते हैं। आपने कभी कार्टून्स में देखा होगा, डेंसिंग नॉर्दर्न लाइट्स उनको कहा जाता है। वो बड़े खूबसूरत होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में दिखते हैं वो आसमान में, टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा होगा, तो वो ऑरोरा कहलाता है, ठीक है। तो ऑरोरा आपको जो है वो थर्मोस्फेयर में होता है, इतना बहुत ऊंचाई पे। और उससे भी ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में क्या है, जो लो लाइंग सैटेलाइट्स होते हैं ना, वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे नासा का ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वो इसी एक्सोस्फेयर में मूव कर रहा है। अभी SpaceX वालों ने शायद कोई एक मिशन, कौन सा नाम है उनका, ट्रांस स्पेस ऐसी कोई कुछ है ना, वो मल्टीपल बहुत सारे उन्होंने जो है ना वो सैटेलाइट्स भेजे। लाइन से बिल्कुल एक कतार में जा रहे होते हैं सारे, तो कुछ नाम उसका है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो SpaceX वालों ने की फंडिंग से किया है वो, तो वो भी एक्सोस्फेयर में होता है। तो उससे क्या, वो पूरी दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी।
कि पूरी दुनिया जो है ना वो पूरे कंट्री से डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, कोई वाईफाई और कोई 3G और किसी की ज़रूरत ना रहे, टोटली कंट्री वाइड मतलब इंटरनेट अवेलेबल हो जाए। ये एलोन मस्क का काम अभी चल रहा है, स्पेस एक्स के थ्रू जो काम चल रहा है, तो बहुत बड़ा काम है ये। तो पूरा सैटेलाइट उसने भेजा, तकरीबन 50 to 60 सैटेलाइट्स हैं। वो कभी कभार रात अंधेरी होती है तो उसमें कुछ कंट्रीज़ में दिखते हैं, तो तस्वीरों में दिखा रहे होते हैं वो। आपको अजीब सा लगेगा देख कर कि आसमान में क्या जाए, लाइन से 50-60 तारे एक साथ ही दे, तो वो सैटेलाइट्स होते हैं, वो एक्सोस्फीयर में जा रहे हैं, तो लो लाइन सैटेलाइट्स होती है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो सारी ज़मीन से करीब रहती है, क्योंकि उनका काम क्या होता है कि अर्थ से कम्युनिकेट करना होता है, तो वो एक्सोस्फीयर में होता है, एटमॉस्फेयर की पार्ट में होता है, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं होता, वैक्यूम में नहीं होता। इससे ऊपर जाएंगे तो वैक्यूम है, नीचे जहाँ तक वैक्यूम नहीं आया। ये पूरा हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट चल रहा है। क्या कह रहे हो शोएब? क्या फ्री में मिलेगा? वो कुछ कंट्री अब तक इसमें है भी, कंट्री कुछ यूरोपियन नेशंस कुछ आ भी गए इस पर, मतलब बहुत जल्द ये काम हो जाएगा दुनिया में। पाकिस्तान फिलहाल इस पर नहीं एंटर हुआ है मेंबर के स्टेट के तौर पर, बट वेस्टर्न नेशंस बहुत सारे इस पर आ चुके हैं। ठीक है, तो समझ में आ गए। तो यहाँ जो पिछला सवाल था ना वो था ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, तो ट्रोपोस्फेयर में तो हवा ही है ना, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो ट्रोपोस्फेयर इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, और हाईएस्ट पार्ट है एक्सोस्फेयर। ये जीके में आ सकते हैं इसलिए बताया, ठीक है। ओजोन डिप्लेक्शन काउजेस व्हाट? स्किन कैंसर होता है ओजोन के डिप्लेक्शन से। बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट है पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, ये तो हो चुका, 6, 7। ओजोन इज अ डैश गैस। ओजोन किस कलर की गैस है? रेडिश, ग्रीनिश, ब्लूइश, येलोइश? ब्लूइश गैस है। दैट्स वाई जो आपको आसमान है वो आपको नीला दिखाई देता है। द स्काई सीम्स ब्लू टू यू बिकॉज ऑफ द ब्लू कलर ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस दैन 7 से कम ही होगा पीएच, जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन है। इन वाटर द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मास निकालना पड़ेगा, निकाले बिना नहीं बता सकते। H2O रेशो निकालना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, 2:16 कट आउट हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, तो 1:8 का रेशो है, या 8 है। तो अच्छा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कह रहा है ना, तो ये 8:1 हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे निकाला समझ में आया? दूसरे कंपाउंड का भी दे सकते हैं, आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। सारे हो गए? क्लियर है? सब चीज़ समझ में आ गई? तो यहाँ पर बाकी ब्लड कैंसर जो है वो किससे होता है? ब्लड कैंसर ओजोन से नहीं होता, वो किससे होता है? बेंजीन से होता है। बेंजीन कॉज करते हैं ब्लड कैंसर, कार्सिनोजेनिक है बेंजीन इस वजह से। मलेरिया किससे होता है? मस्कीटोज से होता है। एनाफिलस नाम की एक मस्कीटो होती है, फीमेल मस्कीटो, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और वो कौन सा जहर इंजेक्ट करती है बॉडी में? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। टीबी इज फुल फॉर्म ऑफ टीबी इज ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। दवाइयाँ तो होती ही जहर है, तभी तो उनको ड्रग्स कहते हैं। आप कभी दवाई ज़्यादा अमाउंट में लेकर देखो, आपको पता लग जाएगा। दवाई तो दवाई, एस्पिरिन है, सर दर्द की दवाई है, आप एस्पिरिन 10 गोली एक साथ खा लो, आपको पता कितना बड़ा जहर है ये। मतलब दवाइयाँ है ना, तो वो भी जहरी है एक तरह की, बट लो अमाउंट में आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है, ठीक है। अच्छा, बेंजीन को हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल नहीं करते बच्चों, ये भी ज़रा देख लो कि बेंजीन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता। मैंने आपको NaCl की एग्जाम्पल देकर बताया था कि सोडियम और क्लोरीन कितनी अलग है, लेकिन दोनों मिलने के बाद कितनी हार्मलेस चीज़ है। यही सोडियम, बेंजीन, आपको बेंजीन बिल्कुल सही कहा, बेंजीन क्या है? वो कार्सिनोजेनिक है, बट यही बेंजीन अगर इस बेंजीन के साथ COOH लगा दो तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या बना? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव। फूड को जम्स लगने से बचाने के लिए हम सोडियम बेंजोएट ऐड करते हैं टॉफ़ियों में, बच्चों की चॉकलेट्स में, जबकि यही बेंजीन जहर कातिल है। और ये सोडियम बेंजोएट ये फूड प्रिजर्वेटिव है। क्यों? बिकॉज ये बेंजीन नहीं है, इसे बेंजीन के साथ हमने क्या किया है? COOH लगा दिया, तो कंपाउंड चेंज हो गया। अब यही जो आपका एस्पिरिन होता है, इसमें बेंजीन के साथ COOH यहाँ पर लगा होता है, एक जगह पर हमारे पास बेंजीन में COOH लगा होता है, एक जगह पर OH लगा होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन, और यही एस्पिरिन है
जो GT है वाइस सिटी पे लिखते हैं तो फील्ड फुल हो जाती है वो एस्पिरिन वो नहीं है, वो तो चीट कोड है उसका GTA का। एस्पिरिन असल में एक दवाई है, ठीक है। हाँ 5 भी खिलाया मैंने, परेशान कर। तो एस्पिरिन जो है हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली अ मेडिसिन। जो सर दर्द में जो दवाई था डिस्प्रिन वगैरह, एस्पिरिन उसमें डाला होता है, फॉर्मूले में लिखा भी होता है ब्रैकेट में नीचे एस्पिरिन। तो उसमें भी तो बेंजीन डल रहा है, लेकिन बेंजीन के साथ कुछ और चीज़ें भी अटैच है, तो कंपाउंड चेंज हो जा रहा है। बस समझ आ गई? और कोई सवाल? नथिंग मोर? आगे बढ़े। इन सवाल को तो बिल्कुल खोल के पी जाना है, वो वाली बात है बिल्कुल ऐसी। The branch of chemistry in which we study hydrocarbon and their derivative. Simple, very simple question. Organic chemistry. The metal present in combined state. अगर कोई metal combined state में ज़मीन के अंदर से निकलता है तो उसको metal तो बोल नहीं सकते, solid भी नहीं कह सकता। combined state में निकल जाए, solid भी नहीं, उसको कहा जाएगा mineral। अच्छा, ज़मीन के अंदर से जो जैसे सोडियम है, अब सोडियम ज़मीन के अंदर से डायरेक्ट नहीं निकलता, बल्कि वो किसके साथ मिक्स को निकलता है? Cl के साथ मिक्स को निकलता है। तो NaCl हमारे पास क्या हो गया? दिस इज एक्चुअली अ मिनरल। नमक एक मादनियात है। अच्छा, कभी कभार इस नमक जो ज़मीन से निकल जाएगा, जैसे आयरन है, लोहा ले लो बच्चों, Fe। अब आयरन डायरेक्ट नहीं निकलता, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है ज़मीन के अंदर जाकर, ये मिनरल कहलाएगा। मतलब मेटल का जो कंपाउंड होता है वो मिनरल होता है, जो ज़मीन के अंदर से निकलता है। अब इस मेटल में कभी कभार क्या होता है? धूल मिट्टी अटैच हो जाता है। ज़मीन के अंदर हज़ारों साल तक दबे रहने की वजह से धूल मिट्टी लग जाते हैं। इन धूल मिट्टी को हम लोग बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। दे आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स। अब जब गैंग पार्टिकल्स मिनरल में लग जाए तो अब ये क्या बन जाएगा? यस, नाउ दिस विल बी कॉल्ड ओर। अब इसको ओर कहेंगे। तो मिनरल और ओर में स्लाइटली डिफरेंस होता है। मिनरल सिर्फ कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड में जो अर्थी मटेरियल्स अटैच्ड हैं, अर्थी मटेरियल्स मीन्स लाइक सैंड वगैरह, गैंग पार्टिकल्स, तो वो हमारे पास बन जाएगा फिर ओर। सही है? तो ओर और मिनरल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस मिक्सचर? स्मोक, फॉग, स्मॉग, एयर। वैसे यहाँ पर थोड़ा मुझे मसला है इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि फॉग तो नहीं हो सकता। फॉग तो धुंध को कहते हैं। तो वो जब फॉग क्या होता है नॉर्मली जो सर्दियों में होता है ना, कि जो मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विफाई होकर हर तरफ धुंध क्रिएट कर देते सुबह के वक्त सर्दियों में। दिस इज कॉल्ड अ फॉग। स्मोक किसे कहते हैं? धुआं जो गाड़ियों का निकलता है। स्मोक एक्चुअली क्या है? स्मोक इज कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर। हवा में जो कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो स्मोक होते हैं। तो स्मोक भी असल में स्मोक होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास। अच्छा, स्मोक की बात करें, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, लाइक सॉलिड और अलग अलग चीज़ें हैं ना, और दोनों के दोनों हमारे पास वो है, मतलब गैस की सूरत में आ गया। स्मोक गैस की सूरत में होता है ना टोटली, तो स्मोक नहीं हो सकता। धुआं जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज धुआं। स्मोक क्या चीज़ है? स्मोक इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक और फॉग जब ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है स्मॉग। स्मॉग इसको कहा जाता है। स्मॉग जो है वो डेंजरस होती है। स्मॉग क्या होता है कि फॉग में जब अगर धुएं के पार्टिकल्स भी हटा देते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, तो वो स्मॉग कहलाता है, जो नॉर्मली पोल्यूटेड एरियाज़ के अंदर होता है। जैसे चाइना में, टोक्यो में, इस तरह से जापान टोक्यो में, शंघाई में, बीजिंग में जब सुबह आप जाएंगे ना तो वो पूरा धुंध बिखरी हुई होती है और हर तरफ मतलब ब्लैक टाइप की धुंध होती है, तो वो स्मॉग कहलाती है। वो बहुत डेंजरस होती है रेस्पायरेशन के लिए और आंखों में इरिटेशन कॉज करती है, तो वो स्मॉग कहलाती है। कि फॉग के साथ कार्बन पार्टिकल्स भी अटैच हो जाएं, तो वो हमारे पास स्मॉग होता है। तो स्मॉग असल में हमारे पास हेट्रोजीनस है, क्योंकि स्मॉग में हमारे पास दो चीज़ें हैं, अलग अलग है, स्मोक भी है और फॉग भी है, तभी मिलकर बन रहा है स्मॉग। बस समझ आ गई? तो ये हेट्रोजीनस है। इसमें आपको हाँ, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा सॉरी यहाँ पर होमोजीनस का है, हेट्रोजीनस नहीं। तो स्मोक, फॉग और ये एयर हो जाएगा। एयर है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस क्या, तो एयर है ना, चूँकि सब मिक्स है आपस में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे गैसेज एक साथ मिक्स है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सारे हमारे पास में हेट्रोजीनस हो, तो वो सारे हेट्रोजीनस।
एयर होमोजेनस है चूँकि सारे गैस एक ही स्टेट में मिले हुए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड सब गैसेस हैं। तो सॉरी मुझे हाइड्रोजिनस लगा वो। हाइड्रोजन गैस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज व्हाट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन होता है। बहुत इतना आसान है, तुम लोग आ भी नहीं रहा, मतलब इतना ईजी सवाल है यार ये। इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट व्हाट? जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो क्या स्पिन नहीं करता? वो स्पिन करता है। रिवॉल्व नहीं करता क्या? वो रिवॉल्व भी करता है। क्या ऑर्बिट में नहीं रहता अपने? वो ऑर्बिट में भी रहता है। डी, रेडिएट एनर्जी। एनर्जी कभी रेडिएट नहीं, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट। सारे समझ में आ गए? क्लियर है सारे? नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने हैं टोटल पीरियड्स? 7 पीरियड्स है टोटल लॉन्गेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? अगर हम बात करें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और उसके नंबर ऑफ पीरियड्स अगर पूछे जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, 12 पीरियड थे मेंडलीफ के। मॉडर्न में 7 है, मेंडलीफ में 12 थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट? कॉपर, क्लोरीन, सल्फर, बोरॉन। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लोरीन, सल्फर ये सारे रिप्रेजेंटेटिव है। लोअर द पीएच वैल्यू डैश विल बी एन एसिड। पीएच वैल्यू इतना कम करेंगे एसिड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यस, वेल डन। स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? CO, C2H। कौन सा कंपाउंड है ये भी? C2H2। क्या नाम देंगे उसे? व्हाट विल इट बी कॉल्ड? इथाइन। यस, इथाइन के अलावा कॉमन नेम और इसको क्या दे सकते हैं? एसिटाइलिन। यस, इथाइन और एसिटाइलिन। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि हर कार्बन कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड व्हाट? कार्बाइड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड के अलावा जितने कार्बन कंपाउंड्स उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस वजह से कट गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वजह से कट गया, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है इस वजह से कट गया। तो बच गया सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन। बस समझ आ गए? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स? CnH2n। सही है, बिल्कुल। अल्कीन्स का, और अल्केन का पूछा जाए तो क्या होता? अगर अल्काइन का पूछा जाता तो? अगर साइक्लोअल्केन का पूछा जाता तो? अल्केन का आइसोमर होगा CnH2n। साइक्लोअल्केन में अल्केन की तरह नहीं होगा जनरल फार्मूला, बल्कि अल्कीन की तरह से होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। हाँ, लास्ट वाले की रह गया, इसको देख लेते हैं। इंक स्प्रेड्स इन वाटर बिकॉज ऑफ इंक। एक ड्रॉप इंक पानी में डालेंगे तो फैल जाएगा, किसकी वजह से होता है ये? अच्छा, अगर ये सवाल आता कि ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स ऑन ब्लॉटिंग पेपर, ये किसकी वजह से होता है? अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स ऑन ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर। दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन या सरफेस टेंशन। ये कैपिलरी एक्शन है या सरफेस टेंशन है? अगर हम टिश्यू पेपर में इंक के कतरा गिराते हैं और वो फैलता है तो वो कैपिलरी एक्शन हो रहा होता है वहाँ पे। अगर हम एक गिलास पानी में डालेंगे तो फिर वो डिफ्यूजन होती है। और गैसेज और लिक्विड में से डिफ्यूजन फास्टर किस में होती है? गैसेज में कि लिक्विड में? गैसेज में डिफ्यूजन फास्टर होती है, लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होती है। ऑस्मोसिस, ये तो बायो वाले बताएंगे। ऑस्मोसिस हमारे पास होती है सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हो रही होती है। मतलब सॉल्ट शुगर सोल्यूशन में से एक को पास होना है, एक को पास नहीं होना है। ये किसी मेडिकल वाले को पकड़ के पूछ लेना, बता देना उसको ऑस्मोसिस के। ऑस्मोसिस बता दिया ना, ऑस्मोसिस कहलाती है एक सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये मैं नहीं बताऊँगा क्या होता है। अरे ये बड़ी लंबी कहानी है बायोलॉजी है ये पूरी। अब तुम इंजीनियरिंग क्या हो ना, तुम नहीं परेशान हो तो कुछ चीज़ आपके लिए है नहीं तो कुछ जरूरत होगी उसको।
जैसे डीएनए में अगर आया तो मैंने कैसा पिछड़ गया, हमें नहीं पता आगे मैंने डबल हेलिक्स क्या है, स्ट्रक्चर है, शॉर्ट्स का मॉडल क्या होता है, कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेडिकल वालों के लिए है ना, वो इंजीनियरिंग के लिए है ही नहीं, बायो की क्लास में पढ़ते हैं उसे। द होमोलोगस हैज़ द सेम वॉट, यस, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती है। जैसे किसी भी अल्केन को जला देंगे तो क्या मिलेगा, कंबस्टन करने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। तो केमिकली सारे होमोलोगस जो होता है वो होमोलोगस सीरीज के सारे कंपाउंड सारे सेम होते हैं, ठीक है। फिजिकली अलग होते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज होती है, यस, फिजिकल डिफरेंस होता है। यहाँ देखते हैं ऑर्गेनिक रेडिकल विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, अलाइल, अल्काइल, फिनाइल, बेंजाइल, कौन सा रेडिकल है, अल्काइल है। अच्छा, अलाइल रेडिकल क्या होता है ये बता दे रहा हूँ मैं, दिस रेडिकल इज कॉल्ड अलाइल रेडिकल, मतलब इथाइन में से एक हाइड्रोजन उड़ा दो ये बन गया एलाइल। फिनाइल किसे कहेंगे, बेंजीन में से एक बॉन्ड खाली छोड़ दो तो ये जो C6H5 होता है दिस इज कॉल्ड फिनाइल। बेंजाइल किसे कहते हैं, टॉलुइन बनाओ, दिस इज टॉलुइन, और उसका एक हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ से तो CH2, अभी एक बॉन्ड बना सकता है, दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, बेंजाइल। ये एलाइल है, ये फिनाइल है, ये बेंजाइल है, और अल्काइल क्या होता है CnH2n+1, सिंपल। तो कौन सा रेडिकल अल्काइल रेडिकल है तो ये बताना है, CnH2n+1 किसका फॉर्मूला है, ये अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल सब बनेंगे उसके अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट नीचे ही आ जाते हैं। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ, अरे यार 2 बार लिखा हुआ है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन, बड़ा सिंपल है, मीथेन है तो अल्केन ही होगा। अच्छा, अल्कीन का पहला मेंबर क्या होता है, मीथीन, इथीन। अल्काइन का पहला क्या होता है, मिथाइन क्या इथाइन, इथाइन होता है, एक कार्बन वाला अल्काइन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर क्या होता है, मिथानल क्या इथानल, मिथानल पहला एल्डिहाइड का मेंबर होता है। आखिरी सवाल, कीटोन का पहला मेंबर क्या होता है, मिथानोन के इथानोन, कर लिए तुम लोग के जो पास, दोनों नहीं होता है, प्रोपानोन होता है, ठीक है। कीटोन कैसे, कीटोन कहाँ से हो गया, कीटोन RCOO, एक कम से कम एक कार्बन, या कम से कम एक कार्बन, या कम से कम 3 कार्बन से बनता है, कम से कम प्रोपानोन पॉसिबल है। मिथानोन इथानोन क्या चीज़ होती है, 3 कार्बन आ गया, 3 कार्बन आ गया ना, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपानोन। इससे सिंपलेस्ट आप बना सकते हैं कीटोन, नॉट पॉसिबल, तो मिथानोन इथानोन तो हो ही नहीं सकता, ये बनता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोपानोन। इसी को कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। चलो थोड़ा दिमाग पास रखो भाई। कार्बन एटम यूजुअली क्या करता है, गेन 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, आयनाइजेस, लॉसेस 4 इलेक्ट्रॉन, बी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं 4, और इसी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड catenation, the ability of carbon to form long chain. The next homologue of C8H18 के बाद अगला मेंबर क्या आएगा, पहले बात तो ये देखो, अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है, ये CnH2n+2 में लगा हुआ है, ये अल्केन है। कौन सा अल्केन है, नाम क्या होगा इसका, ऑक्टेन होगा, तो नॉन एन लिखना है, तो C9H कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये ऑप्शन किसी भी तरह से दे सकते हैं इसको, ठीक है। सही है, क्लियर है, यहाँ तक सारे MCQs क्लियर है, परफेक्ट, ओके। द कंपाउंड C3H8 मस्ट हैव व्हाट, जो कंपाउंड है C3H8 उसमें लाजमी क्या होना, C3H8 से मुराद आप भाई ये बताओ C3H8 है क्या, अल्केन है, कौन सा अल्केन है, प्रोपेन है ना, क्या इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, अल्केन आयनिक बॉन्ड तो कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर नहीं पाया जाता, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, यस,
ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक, कौन सा इनऑर्गेनिक है? ये NaCN है, सोडियम साइनाइड, चूँकि मेटल कभी नहीं आता ऑर्गेनिक में अंदर। ये ऑप्शन, ये सारे ऑर्गेनिक नेचर के हैं। मिथाइल क्लोराइड, मीथेन और मिथाइल अल्कोहल सारे ऑर्गेनिक हैं। वो सोडियम साइनाइड है, वो इनऑर्गेनिक नेचर का है। तो सोडियम साइनाइड इज इनऑर्गेनिक नेचर। तो फर्स्ट टाइम एलिमेंट डिटेक्शन का प्रैक्टिकल किया है, एलिमेंट डिटेक्शन। तो उसमें जो हम सोडियम मेटल यूज़ करते हैं ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया होगा, बनाया मिला होगा। चलो छोड़ दो तुम लोग, कोरोना कोविड वाले बैच वाले तुम लोगों को क्या बताओ, तुम लोग इतना भी कर ले रहे हो तो बहुत कर ले रहे हो। मतलब पहले मैं एग्जाम्पल्स दिया करता था, प्रैक्टिकल क्यों प्रैक्टिकल बच्चे बताते थे, अब किया ही नहीं है तो कहाँ से बताएंगे। बच्चे शक्ल देख रहे सर कौन सा सोडियम एक्सट्रैक्ट, सर कौन सा लसाइन फिल्ट्रेट, क्या बात कर रहा। 6H14 क्या है ये? हेक्सेन है, वेरी सिंपल। देखो केयू के कितने आसान से होते हैं यार, क्या है इसके अंदर? एक भी न्यूमेरिकल नहीं है अब तक, ये आप नोट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी? डिफरेंट, एक मिनट, 4 एक ही ग्रुप के होंगे, एक डिफरेंट ग्रुप का होगा। इसका मतलब ये है, ये तीनों BCD अल्कोहल है, क्या ये अल्कोहल है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लेकिन इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। बाकी इन चारों में से डिफरेंट किसकी होगी? तीनों की सेम होगी, इसकी सिर्फ डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज के अंदर आएगा। डिफरेंट फंक्शन ग्रुप अटैच है ना, COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, बाकी ये सारे हमारे पास अल्कोहल्स हैं। क्लियर है? सब सेंस बनने वाले, 1 सेकंड में पहचानने वाले आंसर से। तो भाई चलो न्यूमेरिकल्स होते तो कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, इसमें तो डायरेक्ट आंसर देना। अच्छा, इतनी बार ये शायद, ये तो मैंने पेपर निकाला है, मतलब इतना ज़्यादा शायद ये उससे वाटर मार्क लगाए गए हैं शायद। पहले एक PSA, शायद KU में एक PSA है, पंजाबी स्टूडेंट्स एसोसिएशन, तो पंजाब की एसोसिएशन है, तो उन्होंने शायद पहले डाला होगा, तो पहले एक वाटर मार्क वहाँ है। फिर एक इसमें पीस पाकिस्तान के नाम से एक पेज हुआ करता था, अब शायद नहीं है, तो वो पेज है, उसका एक वाटर मार्क लगा हुआ है। फिर सर हाशिम से हैं मैथफ्लिक्स, उनका एक वाटर मार्क पीछे लगा हुआ है। तो काफ़ी वाटर मार्क है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जिसको डिफरेंट जगहों पर शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे काफ़ी हेल्प की है सर हाशिम से, यानी बच्चों की KU में ख़ास तौर पे। मतलब वो मैंने देखा कि जाहिर सी बात है कि वो भी हमेशा कमेंट्स वगैरह के रिप्लाइज करना, ये करना वो करना, ताकि बड़ी तो मैंने देखा ही वॉज द ओनली वन जो कि बच्चों के लिए कराची यूनिवर्सिटी के लिए भी वर्किंग कर रहे हैं, और डिफरेंट बहुत सारे मटेरियल भी उन्होंने निकाले। मतलब मैं खुद मटेरियल उनके यूज़ करके यहाँ पर देख रहा होता हूँ। यस, बहुत सारी चीज़ें, तो बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है, और ख़ासतौर पर इस कोविड सेशन के अंदर NET ग्रेजुएट्स के लिए और साथ में इनके लिए। ठीक है, तो मैंने तो केमिस्ट्री और का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट संभाला हुआ था, तो वो फिर वो मैथ्स का पार्ट अलग से संभाल रहे थे। अच्छा, तो नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? बेटा देखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज एक्चुअली अ ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव कर सकता है। ये पढ़ाया था आपको, C2H5OH। अगर इसमें अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो वाटर रिमूव कर देगा, तो क्या बन जाएगा? C2H4 बन जाएगा, इथीन। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करने पर हम यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं? इथीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स डिस्टिंग्विश्ड इथीन फ्रॉम एसिटाइलिन? इथीन से मुराद यहाँ पर है अल्कीन, और एसिटाइलिन से मुराद यहाँ पर हमारे पास हो गया इथाइन या अल्काइन। अब अल्कीन और अल्काइन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है। देखो अलग अलग डिस्टिंग्विश टेस्ट है। जो पहला है ना ब्रोमीन सॉल्यूशन, ये हमारे पास कहलाता है अनसैचुरेशन टेस्ट। ये अनसैचुरेशन टेस्ट सिर्फ किसके लिए पता है? अल्केन एंड अल्कीन के बीच में बस ही होता है। इसमें अल्केन में ब्राउन कलर डिसअपियर नहीं होता है, अल्कीन में ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। ये पहला तो नहीं होगा, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन के बीच का फ़र्क कर रहा है। कट गया ये सिल्वर नाइट्रेट, ये डिफरेंस कर सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट के ज़रिए कर सकते हैं। और एक और हमारे पास तरीका होता है CU, कॉपर का क्या होता है? क्लोराइड होता है, CuCl, इसके थ्रू किया जा सकता है। अब कैसे करते, चलो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है इथाइन,
इसका रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से करा दें और एक हम ले लेते हैं दैट इज़ इथीन, दिस इज़ इथीन, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ से? क्योंकि नॉर्मली जो अल्कीन्स है ना, अल्कीन सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्शन करते हैं? सिर्फ एडिशन करते हैं बस। लेकिन अल्काइंस के लिहाज से ये है कि एडिशन तो करते ही हैं, एडिशन के साथ साथ एक और रिएक्शन करते हैं, कौन सा भाई? सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। अब यहाँ कैसा होगा? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह दूसरा ग्रुप आता है। यहाँ हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह सिल्वर आ जाएगा। तो यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड C सिल्वर आ गया और साथ में H निकलेगा, वो NO3 से रिएक्शन करके HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेगा। इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे सिल्वर एसिटाइलीड। और ये कैसा होता है? ये होता है वाइट सॉलिड, वाइट कलर का एक सॉलिड जैसा होता है ये। तो जब हम इथाइन का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं तो वाइट सॉलिड आ जाता है, जबकि जब दोनों तरफ आएगा वो सेकंड स्टेप में आएगा। मैं रिएक्शन पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर हम इथीन के साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? नो वाइट सॉलिड, कोई वाइट सॉलिड नहीं बनेगा। तो उसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट से हम अल्कीन और अल्काइन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट कर सकते हैं, मतलब इथीन और एसिटाइलिन के बीच में। इथीन नेगेटिव टेस्ट देगा और एसिटाइलिन इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए डिस्टिंग्विश टेस्ट, ब्रोमीन सॉल्यूशन वाला जो टेस्ट होता है वो मैं आपको सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट यहाँ पर एक साथ बता देता हूँ। इसको तो याद सही है, याद है बात समझ आ रही है? मैं बाकी डिस्टिंग्विश टेस्ट एक साथ लिख देता हूँ किसमें कौन सा हो रहा है। क्लियर है? बता दो उसको। जिसने नहीं लिखा होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में वीडियो के थ्रू, वीडियो में रिकॉर्डेड आएगा ना तो वहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वहाँ से देखकर लिख लेना। अच्छा, अब इसमें देखो डिस्टिंग्विश टेस्ट हमारे पास दो कंपाउंड्स के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट सबसे पहले अल्केन एंड अल्कीन के बीच का डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? अल्केन्स और अल्कीन्स का करना है। तो एक हमारे पास है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक हमारे पास है KMnO4 टेस्ट, जिसको हम लोग बायर्स टेस्ट भी कहते हैं। पहला अल्कीन और अल्काइन के बीच में अगर करना है तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हमारे पास क्या कहलाएगा? तो ये हमारे पास अब ये सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं इसके अंदर, या फिर CuCl के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट से वाइट सॉलिड बनता है और कॉपर क्लोराइड से, इससे हमारे पास वाइट सॉलिड बनेगा और इसमें हमारे पास रेड सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में इथीन जो है, अल्कीन जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये नेगेटिव टेस्ट देगा। ब्रोमीन वाटर का कलर अल्कीन डिकलराइज कर देगा, अल्कीन डिकलराइज नहीं कर सकेगा। KMnO4 का कलर होता है पर्पल, तो यहाँ पर इसका तो कलर हो गया ब्राउन, ब्राउन कलर डिस्चार्ज होता है, जबकि जो KMnO4 का कलर होता है पर्पल। तो अल्कीन क्या करेगा? पर्पल कलर को डिस्चार्ज कर देगा, जबकि अल्कीन पर्पल कलर डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं हो सकेगा। अल्कीन अल्काइन का याद रखें। आखिरी उसके बाद एक और बात देख लें, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच डिस्टिंग्विश करना है तो उसके दो टेस्ट हैं, बहुत मेजर टेस्ट है दो। एक हमारे पास है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, और एक हमारे पास है फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। याद क्या करना है? फेहलिंग सॉल्यूशन क्या चीज़ है? फेहलिंग सॉल्यूशन है कॉपर का हाइड्रोक्साइड और उसके साथ मिला हुआ थोड़ा सा क्या होता है? NaOH। दिस इज फेहलिंग सॉल्यूशन। जैसे फेहलिंग है, फेहलिंग B, दिस इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, जिसको पूरा कॉम्प्लेक्स नेम जैसे बिल्कुल लिखते हैं। तो ये डायमाइन इस तरह से फॉर्मूला होता है। अच्छा, नेमिंग का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कैसे नेमिंग करनी है। लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, एनाइन क्या है, ये सब मैंने बता दिया। ये टोलेंस रिएजेंट है या फेहलिंग सॉल्यूशन। याद रखें एंड प्रोडक्ट में पूछते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ टोलेंस टेस्ट इज व्हाट। तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास? सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर बन जाता है, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। जबकि फेहलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास आते हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, PPT ये फिर हो जाता है। तो उसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव टेस्ट हो गया। तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज रेडिश ब्राउन PPT एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ टोलेंस एजेंट टेस्ट इज सिल्वर मिरर। बस काफ़ी, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट याद रख लें।
अल्केन अल्कीन के बीच में, अल्कीन अल्काइन के बीच में और एल्डिहाइड कीटोन के बीच में। क्लियर है? सही है। आई थिंक ये भी हो गया। आखिरी वाले देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर? कौन कलर हटा सकता है ब्रोमीन वाटर का? देखिए कौन हटाएगा? अल्कीन हटा सकता है, क्योंकि अल्कीन क्या है भाई? पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो अल्कीन कौन सा है यहाँ में से? इथीन, मीथेन, प्रोपेन या इथेन? इथीन डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को, क्योंकि रिएक्शन कर लेगा ये। बाकी सारे अल्केन्स हैं, ये कलर रिमूव नहीं कर सकते। ब्रोमीन वाटर खुद ब्राउन कलर का होता है। जैसे है ना, ये टेस्ट ट्यूब हमने लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया कि हमने इसमें डाल दिया हमने अल्कीन, इसके अंदर में डाल दिया हमने अल्केन। अब इसमें अगर दोनों में डाल दिया ब्रोमीन वाटर इसमें भी और ब्रोमीन वाटर इसमें भी, तो जब से ब्रोमीन वाटर डालेंगे ना, अल्कीन क्या, जैसे ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होगा, जब उसको डाला जाएगा तो ये कलर डिसअपेयर होता रहता है, गायब होता रहेगा, जाएगा ब्रोमीन कलर इसके अंदर और कलरलेस पानी जैसा हो जाएगा। ये इसमें हम डालेंगे तो क्या होगा? ब्राउन कलर सोल्यूशन में अपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट इसी को गया था। समझ में आ गई बात? तो कौन डीकलराइज कर सकता है? अल्कीन कर सकता है डीकलराइज। तो अल्कीन यहाँ पर क्या है? इथीन है। क्लियर है सबको? कुछ मसला है इसमें? तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। Ethene reacts with HBr. The compound formed is what? इथीन का रिएक्शन हम कर रहे हैं HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। इथीन का रिएक्शन तो क्या बनेगा? कौन सा कंपाउंड बनेगा? देखो इथीन है ना, दिस इज इथीन। HBr से रिएक्शन कराना है तो HBr बाई बॉन्ड टू एक H एक Br, तो C2H5Br CH3 CH2Br, यही है B है, क्योंकि दो Br तो नहीं अटैच होगा ना, एक ही Br अटैच होगा। CH3 CH2Br, सही है। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अल्काइन? अल्काइन के लिए क्या बात सच्ची नहीं है, ठीक नहीं है? अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। दे डू नॉट परफॉर्म बायर्स टेस्ट। नहीं, बायर्स नॉट ट्रू। बायर्स टेस्ट किसको बोलते हैं? KMNO4 का जो टेस्ट होता है, और ये टेस्ट कौन सा है? अनसैचुरेशन टेस्ट है। अनसैचुरेशन टेस्ट है। तो क्या अल्काइन अनसैचुरेटेड होता है या सैचुरेटेड होता है? क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, चूँकि पाई बॉन्ड है। अब अनसैचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव देगा ये, तो परफॉर्म करेगा। तो ये बात सच्ची है, ट्रू है, मतलब फॉल्स। इट इज़ नॉट ट्रू। ट्रू है ना तो बी। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन करते हैं, यस दे डू नॉट परफॉर्म। यस वो परफॉर्म करता है, यस यस बिल्कुल, और ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा। परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये लिखा डू नॉट परफॉर्म, तो ये बात फॉल्स हो गई ये वाली, ठीक है। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन करते हैं ना भाई, पाई बॉन्ड टूटेगा तो एडिशन रिएक्शन करेगा, ये ट्रू बात है। दे बर्न टू फॉर्म CO2। जितने भी हाइड्रोकार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड ही बनते हैं। दे कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड, परफेक्ट है। तो ये दे परफॉर्म बायर्स टेस्ट, तो यहाँ पर लिखा दे डू नॉट परफॉर्म, तो गलत बात हो गई। तो क्या सैचुरेशन है ना इसके अंदर, तो ये क्या कर सकता है? KMNO4 के पर्पल कार को डिक्लराइज कर सकता है। अल्कीन भी कर सकते हैं, अल्काइन भी कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं डिक्लराइज वो कौन है? अल्केन्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो सैचुरेटेड नेचर के। क्लियर है? ठीक है भाई। और है दो। ऑल द मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज हैज ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन्स में क्या होगा? ऑल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तभी अल्केन्स हैं। बायर्स रिएजेंट क्या होता है? KMNO4 होता है, बट कौन सा होता है? हॉट अल्कलीन कौन? तो ये यहाँ पर बी सही है, अल्कलीन KMNO4। अगर प्रोडक्शन पर मैग्नेट अल्कलीन मतलब बेस के प्रेजेंस में है तो वो बायर्स रिएजेंट कहलाता है। अल्कलीन KMNO4 को हम बायर्स रिएजेंट कहते हैं। अल्कलीन मतलब अल्कोहलिक मीडियम, सॉरी बेसिक मीडियम के अंदर होगा, ठीक है, बेस के अंदर डाला हुआ होगा, बायर्स रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कलीन KMNO4? इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा अल्कलीन KMNO4 के साथ? कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा अल्कलीन, मतलब कि अल्कलीन KMNO4 ये हमारे पास हो गया बायर्स रिएजेंट। ये साला यही हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, जो ऑक्सीडाइज कर सकता है।
विच वन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कलीन KMnO4? देखो बच्चों, एसिटाइलिन जो है ना, ये रहा एसिटाइलिन। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब हम एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन कराने से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। क्या हमें मिल सकता है? फॉर्मिक एसिड, और दूसरी चीज़ क्या मिलती है? ऑक्जेलिक एसिड। ये डिपेंड करता है कि ये कोल्ड कंडीशन पे फॉर्मिक एसिड देता है, हॉट कंडीशन पे, और ये हमेशा हमें KMnO4 के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, मैं उसको मैं ऊपर ना लेकर उसको मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आप समझ सकें। एसिटाइलिन मतलब इथाइन। इथाइन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चेक करें तो ये नेसेंट ऑक्सीजन लिया हमने और एक KMnO4 लिया हमने। अभी KMnO4 कोल्ड कंडीशन में ले सकते हैं, ये KMnO4 हॉट कंडीशन में ले सकते हैं। कोल्ड कंडीशन में बनेगा HCOOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, और हॉट कंडीशन में बनेगा COOH। ये हमारे पास क्या होता है? कौन सा एसिड भाई? तो किसी भी कंडीशन में तो नहीं बनना कार्बोक्सिलिक, अच्छा सॉरी, कार्बोक्सिलिक यहाँ तो बन जा रहा है ना, इथाइन में बन जा रहा है, तो ए ऑप्शन। चूँकि HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिडिक सारे एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो उसी फॉर्मूले में तो बना हुआ है। अच्छा, इथेन कभी भी KMnO4 से रिएक्शन करेगा ही नहीं, कट गया। इथीन करेगा रिएक्शन, बट इथीन का मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन करके वो क्या बनाता है? इथाइलाइन ग्लाइकोल, एंटी फ्रीज के तौर पर जिसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंडे इलाकों में पेट्रोल जमे नहीं, कार के जो इंजन है उसके अंदर। मीथेन भी कभी नहीं करेगा, क्योंकि अल्केन तो कभी भी अनसैचुरेशन टेस्ट तो देगा नहीं, KMnO4 से रिएक्शन करेगा ही नहीं। ए ऑप्शन ही करेक्ट। एसिटाइलिन, चूँकि एसिटाइलिन की जब ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड असल में क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट है विच वन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन हैलोजिनेशन? इनमें से कौन क्या करेगा? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन देगा हैलोजिनेशन में। देखो हैलोजिनेशन, इथेन, इथाइल अल्कोहल, इथीन, इथाइन, यहाँ इथेन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब इथेन के जब हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, हम हैलोजिनेशन करते हैं, हैलोजिनेशन से हमारा जब उसके हैलोजन से रिएक्शन करते हैं, C2H6 से इसका Cl2 से रिएक्शन कराया जाता है। ये तीन चीज़ें आपको देता है। इसमें आपको एक तो आपको इथाइल क्लोराइड तो मिलेगा ही, इथाइल क्लोराइड के साथ हमें दूसरी चीज़ ना, दो इथाइल रेडिकल मिलकर ब्यूटेन भी मिल गया होता है, और ब्यूटेन के साथ इसमें हमारे पास जो अनट्रीटेड C2H6 है वो भी रहता है। तो जो असल में वो जो आपने भी पूछा था ना मुझसे, बुक के अंदर जो आइसोमराइजेशन मैंने आपको बताई थी जो हो रही होती है, कि इथेन का जो हम जो चेन चलाते हैं फ्री रेडिकल चेन, वो पूरा कंप्लीट तक जाता नहीं है, वो बीच में स्टक होता है, वो मल्टीपल मिक्सचर्स देता है, डिफरेंट कंपाउंड देता है। तो वो इथेन की जब क्लोरिनेशन करते हैं या हैलोजिनेशन, तो वो इथाइल क्लोराइड देगा, फिर एक ब्यूटेन देगा, और साथ में जो है वो इथेन अनट्रीटेड जो है ना, अनरिएक्टेड बचा रह जाता है। तो इथेन की हैलोजिनेशन से मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपको मिल गए होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये थोड़ा मुश्किल MCQ था पहला, और शायद आखिरी भी यही हो मुश्किल MCQs में, ये आप शायद परेशान होंगे तो ये याद कर लें उसको। ठीक है, विच वन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव? इनमें से कौन सा सबसे कम रिएक्शन करेगा? अल्केन जो होगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। पैराफिन्स, अल्केन कौन सा इसमें? पहले प्रोपेन और इथेन दोनों अल्केन है ना, आप इसमें फंस गए हो। जितने छोटे हाइड्रोकार्बन्स, अब प्रोपेन है और इथेन है, जितने छोटे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जितने स्मॉल चेन, उतना हाईली रिएक्टिव होता है वो। तो स्मॉल चेन किसका है? इथेन का कि प्रोपेन का? इथेन का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा चेन है इसका। इथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हैलोजिनेशन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। अल्केन्स की हैलोजिनेशन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, क्लियर है सारे? कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? चलो बता देता हूँ। देखो, दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो पाई बॉन्ड जिसमें होगा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे अल्कीन्स, अल्काइंस। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ किसमें होता है? अल्केन्स के अंदर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन के अंदर भी है और इथेन के अंदर भी है। प्रोपेन में 3 कार्बन लाइन्स है, इसमें 2 कार्बन लाइन्स है। तो जो छोटे कार्बन एटम्स होते हैं ना, उनके सिग्मा बॉन्ड्स इजली ब्रेक हो जाते हैं बहुत बड़े एटम्स के। इसलिए इथेन यहाँ, अच्छा हमें करना लीस्ट रिएक्टिव बताना है ना, मोर रिएक्टिव नहीं। तो इथेन यहाँ पर हो गया मोर रिएक्टिव। सॉरी, सही कहा आपने शोएब,
यू आर राइट। तो यहाँ से इस लिहाज से ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोपेन, क्योंकि लॉन्ग कार्बन चेन है तो इसने बचा लिया पूरे कराची के मुस्तकबिल शुएब ने, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज प्रोपेन। सही, इसने सही कहा, चूँकि जितना छोटा चेन होगा ना उतना हाईली रिएक्टिव है। इसमें लीस्ट एक्टिव पूछा ना तो बड़ा चेन फिर हमने, हाँ चेन छोटी है ना, जैसे इसमें 2 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन। चेन जितने ज़्यादा क्लोज कार्ब होंगे ना उतने ज़्यादा रिएक्शन करेंगे बॉन्ड। अब उसमें फिर वो आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब वो डिटेल में तो नहीं ही जाना भाई फिलहाल। कौन सा? अच्छा एक आखिरी रह गया। तो फिलहाल आई एम सॉरी कि डिटेल्स में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी फ़िलहाल नहीं जा सकता ना, क्योंकि अब 1 घंटा है, ज़िंदगी ख़त्म इसी में, बल्कि 7:32 45 मिनट्स मैक्सिमम इस पर ही काम कर रहे हैं। बायर्स टेस्ट शोज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बायर्स टेस्ट किसकी प्रेजेंस शो करते हैं? A double bond, a triple bond, both A and B, no bond. Unsaturation test है, both A and B, A और B दोनों, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को शो कर सकते हैं। देखो बेयर्स टेस्ट क्या है? अनसैचुरेशन टेस्ट है ना ये, पाई बॉन्ड का टेस्ट है ये। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी तो अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेंगे और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लेंगे, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई है और इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है, तो पाई बॉन्ड तो वहाँ पे भी है, तो टेस्ट तो वो भी देगा। अल्केन बस नहीं देंगे क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड नहीं होता, दैट्स व्हाई। सारे हो गए? कौन सा वाला? दोबारा से चलो बताया था, अब डिटेल बतानी पड़ेगा। देखिए इस वाले को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए एक है अल्केन्स, एक है अल्कीन्स, एक है अल्काइंस। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन है सैचुरेटेड, ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड क्यों है? चूँकि उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। ये अनसैचुरेटेड क्यों? चूँकि इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। ठीक है, अब इस वजह से अल्कीन्स और अल्काइंस के इस पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अब जब पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है तो फिर ये अल्कीन्स और अल्काइंस सारे क्या हो गए? मोर रिएक्टिव हो गए, ज़्यादा रिएक्टिव हो गए। जबकि जो अल्केन्स है जो कि सिग्मा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो ये कैसे हो गए? लेस रिएक्टिव हो गए। तभी इनको कहा जाता है, तभी अच्छा एक मिनट, अच्छा ये यहाँ पर तो ये मैं बता रहा था आपको कि अल्केन्स जो है लेस रिएक्टिव है। अब अल्केन्स के अंदर भी आप बात करें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अब टॉप से बॉटम जाते हुए रिएक्टिविटी में क्या होती है यहाँ पर चेंजिंग? तो टॉप से बॉटम में रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसको याद रखना है। ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इस वजह से अब प्रोपेन चूँकि नीचे है, इथेन ऊपर है होमोलॉगस सीरीज में, इसलिए प्रोपेन लीस्ट रिएक्टिव हो गया इथेन के मुकाबले में। तो समझ में आ गया? दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन का सवाल ही आगे दोबारा से। डैश इज अ फैक्टर रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? नहीं, विटामिन के का है। विटामिन के जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे हेल्प करता है। अगर विटामिन के बॉडी में कम हो जाए तो उससे जो है वो फिर क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है। हेमोफीलिया जिसको कहा जाता है, हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया में जो है वो फिर ब्लड एक बार बहता है तो बहता ही रहता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है ब्लड का। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश सेल्सियस। वेरी सिंपल, और 0 डिग्री आइस की मेल्टिंग पॉइंट भी है। द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ईट लिखा हुआ है, अर्थ इज ओनली अबाउट हाउ मच परसेंट? देखो ये सही 2.5%। फ्रेश वाटर, देखो पानी तो वैसे आप सही कहते हैं 75% है, इस पूरी दुनिया में वाटर 75% है, बट जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.5% है। और उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ वाटर क्या है? वो ग्लेशियर्स की सूरत में सेव हुआ है फ्रेश वाटर, और जो नहरों में है वो उससे भी ज़्यादा डाउन परसेंटेज पर। यस, ग्राउंड वाटर भी। फ्रेश वाटर मीठा पानी, एक होता है सलाइन वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर। तो मीठा पानी 2.5% है दुनिया में सिर्फ, बाकी जो पूरा सलाइन वाटर है तो पूरी दुनिया भरी हुई उससे, समंदर पूरा।
द कोल्डेस्ट रीजन इन एटमॉस्फेयर इज, ये थोड़ा मुश्किल एमसीक्यूज आया था और ये शायद जीके का था बट केमिस्ट्री में पूछ लिया गया। मेसोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रेपोफॉस और स्ट्रेटोस्फेयर। देखो अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंट स्फीयर्स ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ऊपर एक्सोस्फेयर। अब इन दो स्फीयर्स के बीच में जो है ना पॉज एक आता है, गैप, उसको पॉज कहा जाता है। जैसे अब ये ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। टेम्परेचर क्या होता है, जितना टॉप से बॉटम जाते रहते हैं तो आपको पता है ठंडक बढ़ती रहती है। ऊंचाई में सर्दी ज़्यादा है ना, नीचाई में सर्दी कम है। तो सबसे ऊपर जो रीजन आपके पास है वो है मेसोपॉज। तो मेसोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज में से सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मेसोपॉज है। और टेम्परेचर के लिहाज से भी देखेंगे, टेम्परेचर ग्राफ चल रहा है तो यहाँ सबसे कम टेम्परेचर यहीं पर आपको दिख रहा है ग्राफ के लिहाज से। ग्राफ की अगर आप ये रेक कर्व को चेक करो, लाइंस को, और वैसे भी सबसे ऊंचाई पर मेसोपॉज है। तो सबसे कोल्डेस्ट रीजन पूरे एटमॉस्फेयर का यही है। लाइट की रोशनी पहुंचती है बट लाइट की रोशनी ट्रैप कितना होती है ये देखा जाता है। ट्रैप नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर ट्रैप इतनी नहीं हो पाती है, तो इसलिए नीचे ज़्यादा गर्म होता है। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर तो कोल्डेस्ट स्फीयर होगा अगर यहाँ पर थर्मोस्फेयर हो तो। यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं, क्लियर है। तो ये थोड़ा मैंने इसलिए डायग्राम भी बना दी क्योंकि नया एमसीक्यू था, बिना डायग्राम के आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है। वैसे ये सवाल केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था, पता नहीं क्यों केमिस्ट्री में आया, ये तो जीके का सवाल है। द रीजंस ऑफ अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एनामेलस एक्सपेंशन या बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का एनामेलस बिहेवियर किस टेम्परेचर के बीच में होता है, यस वेल डन, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे हीट करने पर लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है और कूल करने पर एक्सपेंड होता है। इस वजह से आइस, अच्छा वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, किस टेम्परेचर पर, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री से। कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। और आइस की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, 0.92 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आइस की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए आइस क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। तो यही अनयूजुअल बिहेवियर है वाटर का, और किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्योंकि जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या करते हैं, क्रिस्टल, बताया था आपको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर कि एक टेट्राहेड्रल इस तरह का एक आइस के क्रिस्टल बना लेते हैं, तो बीच में गैप्स होते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, और यही एक्सपेंशन हो जाती है और आइस एक्सपेंड हो जाता है। इसी को एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहा जाता है, पानी का बेतरतीब फैलाव। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट विच टेम्परेचर, बता दिया अभी, 4 डिग्री ऊपर बताया अभी। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, इसको याद करना पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट किसे कहते हैं, व्हाट इज लेटेंट हीट, यस। देखो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब हीट किसी सब्सटेंस को दो तरह से अफेक्ट करता है, दो तरह से अफेक्ट करता है, या तो वो उसका स्टेट चेंज कर सकता है, या स्टेट चेंज कर सकते हैं हीट, या फिर दूसरा काम क्या कर सकती है हीट के, वो उसका सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकती है। अगर हीट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा हीट कहेंगे, लेटेंट हीट। और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको हम कौन सी हीट कहेंगे, स्पेसिफिक हीट, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों हीट कैपेसिटीज हैं। लेटेंट हीट बात करता है 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, जबकि स्पेसिफिक हीट बात करता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। लेटेंट हीट कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। और स्पेसिफिक हीट क्या कहता है,
किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़े वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। अब लेटेंट हीट हमारे पास दो तरह की है। एक हमारे पास होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा हमारे पास होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें लिक्विड से, सॉरी, इसमें सॉलिड से लिक्विड और इसमें लिक्विड से गैस। मतलब एक ग्राम बर्फ़ को पानी बनाने के लिए जितना हीट देना पड़े वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 ग्राम पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़े वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक हीट क्या कहती है? एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़े वो क्या है? स्पेसिफिक हीट। अब इसकी वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग। लेटेंट हीट की वैल्यू जो आइस के लिए है, वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, मतलब 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने की हीट एनर्जी देनी पड़ती है, उसमें देखो 4.2, 5.2, 6, 5.7, तो उसका आंसर यहाँ पर है 5.7। इसको याद कर लो, 5.7 किलो जूल पर वोल्ट। दिस इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। कोई तरीका नहीं है निकालने का, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ CO एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है वाटर गैस। और अगर मीथेन और हाइड्रोजन हो तो ये कौन सी गैस है? मीथेन और हाइड्रोजन, ये कौन सी गैस है? मस्टर्ड गैस। ये कब से हो गई? दिस इज नॉट, दिस इज मार्च, दिस इज कोल गैस। मार्च गैस मीथेन होता है CH4, दिस इज मार्च गैस। सिर्फ मीथेन होता है मार्च गैस। मीथेन के साथ हाइड्रोजन आ जाए तो फिर कोल गैस। और मस्टर्ड गैस जो हुज़ैफा तुम कह रहे हो, दिस इज मस्टर्ड गैस। तुक्का मार रहे हो क्या कुछ भी? बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, दिस इज मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है क्लोरीन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है किसकी मौजूदगी में? किसके प्रेजेंस में? देखो क्लोरीन, चलो मैं बता दूँ अगर आपको नहीं पता आंसर इसका आंसर डी है, वाटर। पानी को, क्लोरीन गैस को पानी में डाला जाए तो वो ब्लीचिंग एक्शन कर सकता है। कैसे कर? देखो Cl2 है, पानी में डालेंगे, ठीक है? कैसे डालेगा पानी में? Cl वाटर हो गया HOH, HCl और HOCl बनेगा। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर रिमूव करना, किसी भी सरफेस से कलर रिमूव कर देना, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग, चाहे वो फैब्रिक से क्यों ना हो। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। अभी हाइपोक्लोरस एसिड हाईली अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। अभी तो नेसेंट ऑक्सीजन है आपके पास, ये क्या करता है? ये जो पिगमेंट का बॉन्ड सरफेस के साथ है वो तोड़ के कलर को बाहर कर देता है। तो जब आपने क्लोरीन को जब पानी में डालते हैं ना तो हाइपोक्लोरस एसिड निकलता है, वो हाइपोक्लोरस एसिड नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? पिगमेंट का फैब्रिक के साथ जो बॉन्ड होता है वो तोड़ देता है, इसलिए कपड़ों से कलर हट के वाइट हो जाता है वो ब्लीच डालने का। तो क्लोरीन को जब पानी में डालते तो ब्लीचिंग एक्शन देता है। हाँ, क्लोरीन का और भी इस्तेमाल है, इसको एज स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्म्स वगैरह की किलिंग के लिए भी क्लोरीन मीठे पानी में भी आता है, लाइन का जो पानी होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, ये क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कि लाइक वाटर है ना, वाटर H2O, वाटर है, दिस इज वाटर एंड दिस इज H2O, दिस इज आइस। अब वाटर में स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाटर का इस तरह से होता है HOH, बस। ये पानी है, पानी में इस तरह से मॉलिक्यूल्स एंगुलर यूनिट्स में मिले हुए, अब बीच में स्पेस नहीं होता कोई के खास ज़्यादा। लेकिन जब यही आइस बनाते हैं ना तो आइस बनाने पर क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो इस तरह से गैप में आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे स्नोफ्लेक्स बताया था ना। अब ये बीच में क्या है? ये पूरा बीच में खाली स्पेस है, और बीच में खाली स्पेस आने की वजह से क्या होता है? बर्फ़ पानी से हल्का हो जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और लेस डेंसिटी की वजह से क्या होता है कि आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। यही कहलाता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। दुनिया की तमाम चीज़ें ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है।
पानी के साथ अलग मामला है। इस 0 से 4 डिग्री से इस खास टेम्परेचर पर पानी ठंडा करने पर, जब हम 4 डिग्री से कम करें ना, 4 से 0 पर जाएंगे, तो हम ठंडा करने पर बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट होने के क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। और क्यों एक्सपेंड होगा? बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल फॉर्मेशन टेट्राहेड्रल। और इसी वजह से आइस पानी से हल्का होता है, इस वजह से आइस पानी के ऊपर तैरता है। और इसी वजह से जो नॉर्थ के एरियाज़ होते हैं, अंटार्कटिका या फिर नॉर्थ पोल की बात करें, पोलर रीजन्स की बात करें, तो वहाँ पर मछलियाँ वगैरह जो है वो सख्त ठंडे मौसम में भी सर्वाइव करती है पानी के अंदर। क्योंकि जब बर्फ़ जब ऊपर आता है ना, बर्फ़ के लेयर ऊपर आती है, ऊपर एक मोटी सी लेयर जम जाती है, तो वो बर्फ़ की एक मोटी लेयर क्या करती है, एज अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। किसके लिए? नीचे मौजूद मछलियों के लिए। और अंदर का पानी 4 डिग्री से ठंडा नहीं हो पाता, भले ऊपर जितनी -40 क्यों ना हो रहा हो, पानी का टेम्परेचर अल्लाह ताला जो है हमेशा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ताकि जो मछलियाँ एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर सकें। तो ये एनवलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का फ़ायदा है। अगर बर्फ़ पानी में डूब जाता तो नीचे मछलियाँ भी सारी मर जाती। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? सब समझ आ गई बात? डायमंड का भी टेट्राहेड्रल होता है, बट डायमंड हार्डेस्ट है। लेकिन डायमंड चूँकि डायमंड कोवेलेंट क्रिस्टल है, डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन डायमंड में कार्बन के एटम से अटैच हैं, मॉलिक्यूल से अटैच नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग हुआ। बात सही कह रहे हो, दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, डायमंड का भी और आइस का भी। बट आइस में ये मॉलिकुलर क्रिस्टल बना हुआ है। क्रिस्टल के 4 टाइप मैंने बताए थे आपको, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, मॉलिकुलर। तो ये मॉलिकुलर क्रिस्टल बना हुआ है। आखिरी सारे हो गए क्लियर? बस लास्ट कुछ है वो देखेंगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड इज, ये मैं बना देता हूँ। मैग्नेटिक ऑक्साइड कौन सा है? देखो Fe3O4 ये हमारे पास कहलाता है मैग्नेटाइट, और यही मैग्नेटिक होता है, उधर कील वगैरह लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसको मैग्नेटाइट कहते हैं। इट इज़ अ ओर ऑफ आयरन, Fe3O4। Fe2O3 ये हमारे पास कहलाता है हेमेटाइट। दिस इज आल्सो अ चीफ ओर ऑफ, इट्स चीफ ऑफ आयरन। बस ये दो बाकी नहीं याद रखें, ये मैग्नेटाइट याद रखें और हेमेटाइट याद रखें। इसमें से मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटिक ओर है, जो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। एक और है Fe2 भी याद कर लेना। नाम कोई पूछे तो नाम क्या बताना? आयरन पायराइट। 3 और हैं, पहले चीफ हो रहे हैं किसके भाई? आयरन के, Fe। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन पायराइट, 3। Fe3O4 दिस इज मैग्नेटाइट। Fe2O3 हो तो फिर हेमेटाइट। चीफ और सबसे ज़्यादा लोहा जो है ना दुनिया में, इससे निकाला जाता है, इस ओर के थ्रू रिफाइन किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में इसी को डालते हैं, हेमेटाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मरकरी? मरकरी से कौन सी बीमारी होती है भाई? टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस, पार्किंसन। डी, पार्किंसन डिजीज़, ये नफसियाती बीमारी है। मरकरी अगर बॉडी में शामिल हो जाए तो ब्रेन पे जाकर अटैक करती है और इंसान को नफसियाती मरीज़ बना देती है, तो पार्किंसन डिजीज़ उसको कहा जाता है। तो वो मरकरी की वजह से होता है, इसलिए मरकरी को टॉक्सिक या पॉइजनस कहा जाता है, पार्किंसन डिजीज़। नेक्स्ट है, यहाँ नीचे देखते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ऑप्शन ए है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना बच्चों, NH2 इधर, NH2 इधर। किसने बनाया था सबसे पहले यूरिया? वोहलर ने बनाया था। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज डिस्कवर्ड, वोहलर ने। ठीक है। रेन वाटर इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज एयर कंटेन्स व्हाट? नो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये तो एसिड रेन कहलाता है। इसलिए पहली बारिश में मना करते हैं नहाने से, कि फर्स्ट रेन में नहीं नहाना चाहिए, बीमारियाँ होती हैं बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। लेकिन पहली बार जब बारिश हो जाती है तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है एटमॉस्फेयर से, फिर सेकंड रेन में आप नहा सकते हैं। और मसला कराची में होती है एक बार, तो नहाएगा। हाँ, यस। तो द ब्लिस्टर कॉपर इज रिफाइंड बाय, बेटा कॉपर को जब रिफाइन करते हैं ना, कॉपर को कॉपर पायराइट और से रिफाइन किया जाता है, CuFeS2। ये हमारे पास कहलाता है कॉपर पायराइट। जिसके हम डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, पहले कंसंट्रेशन करते हैं, फिर रोस्टिंग करते हैं, फिर स्मेल्टिंग करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं, और फाइनली हम यहाँ से पहुँचते हैं कॉपर तक। बट शुरू में ये 98% प्योर कॉपर होता है। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा? ब्लिस्टर
कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर पता है कैसा होता है? इम्प्योर होता है। इम्प्योर है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर सकता सही, रेजिस्टेंस करता है तो तार गर्म हो जाता है तो टूट जाता है। इसको 98% से 100% प्योर करने के लिए इस ब्लिस्टर कॉपर की हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ये ब्लिस्टर कॉपर 98% से क्या हो जाता है? 100% प्योर कॉपर पे कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम वायर वगैरह तार वगैरह बना लेते हैं। समझ में आ गया? तो ब्लिस्टर कॉपर कैसे रिफाइन होता है? इलेक्ट्रोलिसिस है। ब्लिस्टर कॉपर क्या है? जो 98% प्योर कॉपर है। ब्लिस्टर किसे कहते हैं? इसके अंदर ब्लिस्टर मतलब होता है छोटे छोटे सुराख, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। ब्लिस्टर्स होते हैं इसके सरफेस में। अच्छा, ये रह गया। सोडियम कार्बोनेट इज कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय सोडा, वो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस था, सॉल्वे प्रोसेस से। ओस्वाल प्रोसेस से क्या बनाते हैं फिर? नाइट्रिक। हेबर प्रोसेस से अमोनिया। फ्रिश लिखा हुआ, फ्राश 9 क्लास में पढ़ा होगा। बनाते कुछ नहीं है, सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। 9 क्लास में पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर बाय फ्राश प्रोसेस। और 3 पाइप ज़मीन के अंदर डाल लेते हैं वो। तो दिस इज़ फ्राश प्रोसेसेस। ये 9 क्लास का टॉपिक है, सल्फर एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या? अच्छा, पार्किंसन। यूरिया इज प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा फर्टिलाइजर है यूरिया? नाइट्रोजिनस सल्फर ऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्यों नाइट्रोजिनस? नाइट्रोजन है इसके फॉर्मूले में। बना नहीं रहा भाई, टाइम ज़्यादा नहीं, जल्दी करते हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और कितने ज़्यादा? 500 प्लस। और कैसे सेपरेट करते हैं? कौन से तरीके से? रिफाइन कौन से तरीके से किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। एक मिनट, यूरिया को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बी ऑप्शन याद रखना, CO2 और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से मिलाकर यूरिया बनाया जाता है। लेकिन वॉलर ने ऐसे नहीं बनाया था, वॉलर ने अमोनियम साइनेट से बनाया था, NH4CNO, इसको बॉयल करके बनाया था। बट कमर्शियली इसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रिएक्शन से बनाते हैं, CO2 और NH3। विच वन इज़ अ स्टेप ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस? नो इज़ अ स्टेप। इसमें से कौन सा मेटलर्जी में एक स्टेप है? रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना। तो ये तो मेटलर्जी मतलब क्या होता है? ओर्स में से मेटल को रिफाइन करना। रोस्टिंग मतलब भूनना। मेटल्स को क्या होता है? भूनते हैं ओपन हार्थ फर्नेस के अंदर। जैसे कॉपर पायराइट हो ना, CuFeS2, सबसे पहले इसकी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग करने के लिए हमारे पास एक फर्नेस होता है, उसको बोलते हैं ओपन हार्थ फर्नेस। ओपन हार्थ फर्नेस के अंदर कॉपर, ये हमारे पास जो ये हमारे पास है और कॉपर पायराइट। इस कॉपर पायराइट और को ओपन हार्थ फर्नेस पर डाल के हीट करते हैं, तो ये कॉपर पायराइट की थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है और ये डिफरेंट सल्फाइड में और आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें ये ब्रेक हो जाता है। ये रोस्टिंग प्रोसेस को कहते हैं, भूनना, भून देना, रोस्ट कर देना। तो रोस्टिंग प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन और ये सब नहीं होगा। तो रोस्टिंग ऐसे, कॉपर की रोस्टिंग आपके सेकेंडरी में है, तो वो मैंने बता दी कैसे होती है। तो सबसे पहले रोस्टिंग होती है, उसके बाद स्मेल्टिंग होती है, फिर रिडक्शन, फिर इलेक्ट्रोलिसिस होती है। द ब्लिस्टर फॉर्म ऑफ कॉपर इज इम्प्योर, ए ऑप्शन अभी बताया। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाय, अरे सही है भाई, भी होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तुमको डरा रहे हो? क्लियर है क्या? नाइट्रोजिनस। विटामिन ए किसमें सॉल्युबल है? क्या वाटर सॉल्युबल है? नहीं, फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है बस। विटामिन बी किसमें सॉल्युबल है? देयर आर डैश टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के 3 टाइप हैं। म्यूटेशन इज अ सडन, अभी फिर बायोलॉजी वाला आ गया है, डायरेक्ट याद करो। डीएनए में चेंज आने को म्यूटेशन कहते हैं, स्पीशीज चेंज होती है इसकी वजह से। अब ये फिर वही बात है, इंजीनियरिंग वाले नहीं पढ़ो उसके पीछे क्या है ये। म्यूटेशन बस डीएनए का चेंज, म्यूटेशन। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। गुड। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम्स असल में प्रोटीन्स ही होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ए ऑप्शन। कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन वैसे अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है।
ये है ना डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनता है, देन उसके बाद एसिड रेन होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन, मेटल, ऑक्सीजन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। डी हो जाएगा ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लियर है सारे? एनी इशू? सिंपल। गुड बाय हो गया आप लोगों का आज, ठीक है बेटा। ये 8:02 है वैसे। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की, तो ये लास्ट क्लास आपकी फाइनली में ख़त्म कर दूँगा। गुड लक। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिया है, थोड़ा सा इसलिए ये है कि आप सब इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें। एंट्री टेस्ट हमारा बैच था, काफ़ी अच्छा पहल रहा है इसमें, और काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। थोड़ा वक्त कम था हमारे पास, बट इस कम वक्त के अंदर भी हमने क्या किया कि चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आज फाइनली आखिरी क्लास थी, तो अब क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि मेरे लेक्चर्स वगैरह जो आपने लिए हैं क्लासेस, ठीक है ओके, जो नहीं लिए हैं वो सारे लेक्चर्स आपको पता है कि वो अपलोडेड हैं यूट्यूब के अंदर ही। सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, उसमें इंग्लिश के भी हैं, जीके के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं मैंने बताए हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पॉटिंग एरर्स, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, ये सब देख लें। केमिस्ट्री के अंदर जो बताए, न्यूमेरिकल्स पे इतना फोकस ना करें। आज देखा एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया पास पेपर में। बाकी डेफिनेशंस पर, छोटे छोटे पॉइंट्स पर फोकस करें। और जहाँ तक बात है ये जीके की, तो जीके में 7-8 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, 7 to 8 9 लेक्चर्स हैं, ठीक है। बड़े लेक्चर्स हैं, 1-1, 1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं। थोड़ा वक्त निकाल के अगर कोई लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट में देखें। लगभग तमाम चीज़ों का अहाता उसके अंदर मैंने कर दिया है क्वेश्चंस के हवाले से। तो इंशाल्लाह 50 नंबर लाना, दिस विल नॉट बी अ बिग डील फॉर यू इन द टेस्ट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। सो ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, थैंक यू।